स्वागत है। इससे पहले वाले सेशन में हम लोग बात कर चुके थे कि एक्सटर्नल सेक्टर में क्या है, भुगतान संतुलन क्या होता है, भुगतान संतुलन के विभिन्न घटक क्या होते हैं। विभिन्न घटकों में भी समझ लिया था कि चालू खाते की क्या स्थिति है, क्यों हमारा चालू खाता की सामान्य प्रवृत्ति घाटे की रहती है और उसमें व्यापार घाटा एक बड़ा मुद्दा क्यों है, और क्यों ये बहुत ज़रूरी है कि हम वहाँ पर अपने व्यापार घाटे को ठीक करने की कोशिश करें। उसी क्रम में हमने ये भी समझा था कि व्यापार घाटे को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आयात को हम कम करें, निर्यात को बढ़ाएं। और आयात को कम करने में हमने समझने का ये प्रयास किया कि भारत में आयात प्रतिस्थापन की गुंजाइश तुलनात्मक रूप से कम है, क्योंकि हम कच्चे तेल का आयात करते हैं, वो थोड़ा एक पेचीदा स्थिति बनाता है। कोयला है, सोना है, स्टील है। इसलिए विगत कुछ वर्षों में हमने देख पाया कि निर्यात को ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है। नई निर्यात नीति क्या है, उस पे बात भी हुई। सेवाओं में क्या स्थिति है देश की। धन प्रेषण में आप जानते हो इंडिया अकेला कंट्री है जो 100 बिलियन से ऊपर है, $100 मिलियन में। क्या उसके घटक हैं उसको समझ लिया हमने। पूंजीगत खाते में एफडीआई क्या है, एफपीआई क्या है, एफपीआई के प्रकार क्या हो सकते हैं, एफडीआई नीति क्या है, क्यों एफडीआई डीपीआईटी और एफपीआई से भी देखता है, उन सब घटकों को समझा गया था। साथ ही हमने बात की थी कि किस प्रकार से जो है विनिमय दर इन सब चीज़ों को प्रभावित करता है। फॉरेक्स रिजर्व क्या है, उसकी क्या स्थिति है, क्या क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी समझा गया था। क्यों फॉरेक्स रिजर्व, जो भारत का फॉरेक्स रिजर्व है, लगभग अगर हम देखें तो उसमें 80% के आसपास विदेशी मुद्राएं हैं। विदेशी मुद्राएं वहाँ की बॉन्ड्स के रूप में रखी जाती हैं। हमने ये भी समझा था कि कैसे सोना उसका हिस्सा है, कैसे आरटीपी उसका हिस्सा है। विनिमय दर में प्रभावी विनिमय दर क्या होती है, या जिसको इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहते हैं। कैसे हम पीपीपी आधारित विनिमय दर निकालते हैं, जो 3 साल में एक बार निकाला जाता है। क्या आशय है जब हम विनिमय दर में बोलते हैं डॉलर आधारित, फिक्स्ड होने का क्या मतलब है, बाजार आधारित होने का क्या मतलब है। क्यों रुपए का उन्मूलन, रुपए का कमजोर होना उन देशों के लिए ठीक होता है, स्थानीय मुद्रा का कमजोर होना उन देशों के लिए ठीक होता है जो निर्यात अधिक करते हैं। या यूं कहें, अगर रुपया आपका कमजोर होगा तो निर्यात बढ़ता है, आयात जो है प्रभावित होता है, आयात महंगा हो जाता है। भारत जैसे देश में जहां हम आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं, स्वभावतः हमें प्रयास करना चाहिए कि एक संतुलन बना रहे। इन सब घटकों को समझ लिया गया था। उसी में हमने आईएमएफ की भूमिका समझी थी कि आईएमएफ का क्या महत्व है भुगतान संतुलन में, कैसे आईएमएफ का कोटा डिसाइड होता है। आईएमएफ 6 प्रकार के जो लोन होते हैं, रैपिड फाइनेंसिंग, रैपिड क्रेडिट, स्टैंड बाय अरेंजमेंट, स्टैंड बाय क्रेडिट, एक्सटेंडेड फंड और एक्सटेंडेड क्रेडिट, और कैटास्ट्रॉफिक कंटेनमेंट एंड रिलीफ फंड, ये सब क्या होते हैं। इन सब बातों को हमने विमर्श में लिया था। आई होप आपको वो चीज़ें स्पष्ट रहीं। यहाँ पे मैंने आपको इसलिए भी बताया क्योंकि आपके को जो मटेरियल ऑनलाइन वगैरह में उपलब्ध होगा, उसमें ये चीज़ें एक्सटर्नल सेक्टर 1, एक्सटर्नल सेक्टर 2 और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम से दी गई हैं, जिसको हमने एक साथ एक तारतम्यता में किया है। उसी क्रम में 2 बातें और भी थी जिनको मैं इस मुद्दे में आज करना चाहूँगा। एक तो डब्ल्यूटीओ के बारे में बात करेंगे, और साथ ही बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में कि वर्ल्ड बैंक क्या, उसका थोड़ा बहुत बातें उसके बारे में भी कि वर्ल्ड बैंक क्या, उसका क्या महत्व इत्यादि, और डब्ल्यूटीओ का क्या महत्व है। डब्ल्यूटीओ, और आप जानते हो वर्ल्ड बैंक जो है, जिसको हम बात करते हैं, हमने पिछले क्लास में, पिछले सेशन में आपको बताया था कि आईबीआरडी का गठन ब्रेटन वुड्स में हुआ था। ब्रेटन वुड्स के अंतर्गत ही आईबीआरडी बना, और आईबीआरडी के साथ साथ ही हमने देखा कि वहाँ पर आईएमएफ का गठन भी हुआ था। इसलिए आईबीआरडी और आईएमएफ को हम जुड़वा संस्थाएं या ट्विन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी जानते हैं। ये बात हमने कर ली थी। अगर वहाँ से आगे बढ़ें तो जो अगला मुद्दा है जिस पर हम बात करना चाहेंगे वो है डब्ल्यूटीओ का। पहले डब्ल्यूटीओ की बात करते हैं, फिर थोड़ी बात आईएमएफ की भी करेंगे, थोड़ी बात जो है वर्ल्ड बैंक की करेंगे। आईएमएफ की बात मैं पिछले सेशन में कर चुका हूं। तो ये 3 बड़े संस्थान हैं जिनकी अक्सर बात की जाती है। अगर हम बात करें डब्ल्यूटीओ की, तो एक बार मैं फिर से कहानी वहीं शुरू करूं। ब्रेटन वुड्स अधिवेशन 20वीं सदी की आर्थिक गतिविधियों में शायद सबसे बड़ी घटना थी। क्यों? क्योंकि उस समय ये सोचा गया कि कैसे विश्व व्यापार को नया स्वरूप दिया जाए। विश्व व्यापार जो एक तरफ बढ़ भी रहा था, और द्वितीय विश्व युद्ध ने जिसकी संभावनाओं को कमजोर भी किया था। इस वजह से ब्रेटन वुड्स अधिवेशन में उस समय तात्कालिक यूएसए के जो अर्थशास्त्री थे, जो है वाइट, विलियम डेक्स्टर वाइट, और जो
यूके के अर्थशास्त्री थे जिनको हम सब जानते हैं, काफी चर्चित नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। सो यूके से कीन्स और यूएसए से वाइट, ये दोनों लोग मिलकर ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को ठीक कर सकें, और इसीलिए कोशिश की गई कि क्यों ना सभी देश के प्रतिनिधि एक साथ आएं। एक जगह है ब्रेटन वुड्स हैम्पशायर में, अमेरिका में, वहां पर ये चर्चाएं की गई, इसीलिए इसको आप ब्रेटन वुड्स अधिवेशन बोलते हो। भारत से इसमें सीडी देशमुख ने प्रतिनिधित्व किया था, जो तात्कालिक आरबीआई गवर्नर थे। इस ब्रेटन वुड्स अधिवेशन में 3 बातें मुख्य रूप से निकल के आईं, जिसमें से पहली बात कही गई थी कि कोई ऐसी एक संस्था बनाई जाए जो तमाम विकासशील देशों को, कमजोर पड़ रही देशों को बाहर से पूंजी उपलब्ध करा पाए, क्योंकि पूंजी का एक चक्र होता है, आप जानते हो कि पूंजी से और पूंजी बढ़ती है निवेश के माध्यम से, इसलिए बाहर से इनको पूंजी उपलब्ध कराई जाए, और यहीं से कहानी वर्ल्ड बैंक की शुरू हुई थी। दूसरा विमर्श था कि मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधक ना बने, और अर्थशास्त्र की नियमावली, गणना प्रणाली, इन सब का मानकीकरण किया जाए। यहाँ से आईएमएफ बना, इसकी बात हम पीछे भी डिटेल में आईएमएफ की कर चुके हैं। तीसरा जो घटक था वो भी बहुत महत्वपूर्ण था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को यथासंभव नियम आधारित किया जाए, तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कुरूपित ना हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कुरूपण से क्या मतलब है? अब मान लीजिए एक देश से आप सामान मंगाते हो, उसमें आयात शुल्क नहीं लगाते हो, दूसरे देश से आप सामान मंगाते हो, उस पर आयात शुल्क लगाते हो। निसंदेह जिस देश से आप सामान मंगाओगे, आयात शुल्क उस पर ज़्यादा लगाओगे, वहाँ की चीज़ें महंगी होंगी, वहाँ की चीज़ें नहीं ली जाएंगी आपके यहाँ, और दूसरे देश की चीज़ें। तो आपने एक तरह से बाजार को कुरूपित किया। या ऐसा भी हो सकता है, आप कोई चीज़ निर्यात करते हो और उसमें आप तमाम छूट दे रहे हो, तमाम सुविधाएं दे रहे हो, अपने यहाँ लोगों को बहुत सहूलियत दे रहे हो, तो उसके से चीज़ें सस्ती पड़ रही हैं। अगर मान लीजिए आपके यहाँ जमीन सस्ते में मिल जा रही है, उस क्षेत्र में, उस चीज़ के उत्पादन में मजदूर आसानी से मिल जा रहे हैं, कर्ज आसानी से मिल जा रहा है, तो उत्पादन सस्ता होगा। अगर आपका उत्पादन सस्ता होगा तो आप निर्यात ज़्यादा करोगे, और हो सकता है कि हम जिस देश को आप निर्यात कर रहे हो उस देश में उनका अपना आयात महंगा हो, तो आपकी निर्यातित चीज़ों को लेना पसंद करेंगे। इससे भी कुरूपण हो सकता है। तो मोटा मोटा 2 तरह के कुरूपण दिखाई पड़ते हैं। एक कुरूपण हो सकता है जिसको हम बोलते हैं टैरिफ बैरियर। टैरिफ का मतलब शुल्क से होता है, कि आप जो शुल्क लगा रहे हो, टैरिफ बैरियर। तो एक तो आप टैरिफ बैरियर क्रिएट कर सकते हो, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब आपने टैरिफ में तो कोई परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बाकी घटकों से चीजों को खराब कर रहे हो, या खराब करने की संभावना है। तो अगर हम जाएं पीछे, तो ब्रेटन वुड्स में ही, ब्रेटन वुड्स अधिवेशन में ही ये बात समझ में आ गई थी कि क्यों ना एक ऐसा संस्थान बनाया जाए। तो 3 बातें आप समझ रहे हैं। पहली बात के चलते आईबीआरडी बना, दूसरे संदर्भ में आईएमएफ बना, और तीसरा ये कहा जा रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो नियमों के अंतर्गत हो। ऐसा ना हो कि देश अपने हिसाब से चीजों को निर्धारित कर रहे हैं, कि उनका जो मन कर रहा है वैसा कर रहे हैं। नियमों के अंतर्गत हो मतलब एक देश दूसरे देश पे जब भी कोई चीज नियम लगा रहा है, कोई प्रतिबंध लगा रहा है, तो वो नियमों के अंतर्गत होना चाहिए। और साथ ही देखिए, जब भी विवाद आए, अगर कहीं भी विवाद की संभावना है, तो बहुत अनिवार्य हो जाता है कि हम एक ऐसी संस्था भी बनाएं जो विवाद का निपटारा भी करे। तो ये बात भी यहीं कही जा रही थी ब्रेटन वुड्स में, कि ऐसी कोई संस्था बनाई जाए जो इस तरह के विवादों का निपटारा भी करे। उस समय एक आईटीओ की परिकल्पना दी गई थी कि क्यों ना एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। हालांकि बहुत निष्कर्ष नहीं आ पाया, या यूं कहें बहुत एक दूसरे से सहमति नहीं बन पाई, तो कुछ बहुत विशेष हुआ नहीं 1944 में। आगे चल के 1948 में, 1948 में हमने थोड़ा अचीवमेंट किया, और एक ये कहा गया कि कम से कम व्यापार संबंधी, व्यापार एवं प्रशुल्क, प्रशुल्क बोलते हैं टैरिफ को, संबंधी एक सामान्य समझौता किया जाए। संबंधी एक सामान्य समझौता किया जाए, जिसको हम कह सकते हैं जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड,
जिसको नाम दिया गया गैट। गैट ने शक्ल ली और कम से कम ये कहा गया कि कुछ देश साथ में आए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ नियम बनाए जाए, शुल्क कैसे लगे, टैरिफ कैसे, टैरिफ का मतलब आप समझिए आप ऐसे कि ये डायस एक देश की सीमा है, यहाँ पे दूसरा देश है, तो मेरा सामान अगर इस देश से दूसरे देश में जा रहा है तो उस पर जो भी शुल्क लग रहा है उसको आप क्या कह सकते हो, कस्टम या टैरिफ, कस्टम या टैरिफ के रूप में कहा जाता है। तो आयात शुल्क लगा सकते हैं आप, निर्यात शुल्क लगा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो गैट में ये बात समझ में आई कि हाँ जो है कहीं ना कहीं हमें कुछ नियम बनाने चाहिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें परिवर्तित होनी शुरू हुई। इसी बीच एक और संस्था बनी जिसका महत्वपूर्ण योगदान होने वाला था, UNCTAD, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये भी बनाया गया जिसने बात की कि हाँ देश आपस में कुछ सहयोग करें। UNCTAD के अंतर्गत ही एक व्यवस्था है जिसको बोलते हैं GSP, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जिसमें कोई देश अन्य देशों से ये कहता है कि अगर आप हमारे यहाँ कोई चीज़ निर्यात करोगे तो हम उस पर आयात शुल्क नहीं लगाएंगे। अमेरिका ने ऐसा कई देशों के साथ किया है। अभी फिलहाल 15 देश GSP ऑफर करते हैं। जैसे अगर हम इंडिया से कोई चीज़ अमेरिका को बेचे और अमेरिका ने हमें GSP दिया हुआ है, ऐसे में हमारी चीज़ पे आयात शुल्क लगभग नगण्य होगा, तो उससे जाहिर सी बात है हमारे यहाँ की चीज़ों को प्राथमिकता मिलेगी। पर मोटा मोटा ये सारे द्वंद्व, ये सारे विवाद चलते रहे WTO में, गैट के अंतर। और गैट के 1986 के अधिवेशन में, उरुग्वे अधिवेशन कहा जाता है उसको, उरुग्वे अधिवेशन में पहली बार फिर कोशिश की गई कि क्यों ना एक संस्थान बनाया जाए, एक ऐसा संस्थान बने जो इन चीज़ों को संदर्भित करे, इन चीज़ों का ध्यान दे। और वहाँ से चलते हुए आगे 1994 में अंततः डिसीजन लिया गया कि हाँ एक संस्थान बनाया जाएगा, और 1995 से वो संस्थान अस्तित्व में आया जिसका नाम है विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन या WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO। ये जो विश्व व्यापार संगठन 1995 में बन के आया, इस विश्व व्यापार संगठन में जाहिर सी बात है गैट के जितने भी विवाद थे वो सब भी आए, सारी बातें हुई, और अब तक जो अनुभव रहा हमारा 1948 से लेकर 1994 तक का, उसको इसमें समेकित किया गया और कोशिश किया गया ऐसे नियम बनाए जाएं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को यथासंभव एक दिशा दे सकें, यथासंभव एक उसमें आप कह सकते हैं कि समता ला सकें, नियम के आधारित हों, और ऐसा ना हो कि एक देश अनावश्यक दूसरे देश पर चीजें अधिरोपित करे। विश्व व्यापार संगठन जो है 1995 में बना, इसका मुख्यालय हुआ जिनेवा। अभी अगर हम बात करें तो इसमें 164 सदस्य हैं, हालांकि 2 नए सदस्य इसमें जुड़ सकते हैं, तो उसको आप फिर 166 सदस्य के रूप में कहोगे। आधिकारिक रूप से भी इसकी घोषणा नहीं हुई है, आपको कुछ स्रोतों में 166 लिखा मिल सकता है, वो गलत नहीं है, लेकिन वस्तुतः अभी 164 ही हैं आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो। सो जिनेवा में इसका मुख्यालय है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये कहा गया कि प्रत्येक जो सदस्य देश हैं, प्रत्येक सदस्य देश का के जो प्रमुख हैं या प्रमुख प्रतिनिधि जिसको आप कहोगे, ये प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार मिलेंगे, प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार मिलेंगे, जिसे आप बोलते हो WTO की मंत्रिमंडलीय बैठक। मंत्रिमंडलीय बैठक कहा जाता है, WTO की मंत्रिमंडलीय बैठक के रूप में आप इसे जानते हो। अक्सर इसे हम ध्यान देते हैं जहां पर वो हुई होती है, सिंगापुर राउंड, दोहा राउंड, जिनेवा राउंड, बाली राउंड, नैरोबी राउंड, सिएटल राउंड, जहां पर वो हुआ होता है वहां के नाम से हम उसको जानते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार मंत्रिमंडलीय बैठक होती है, साथ ही हर देश का एक प्रतिनिधि जिनेवा में होता है जो ये सुनिश्चित करे कि WTO की जो रूटीन कार्यवाही है उसमें हिस्सा लिया जाए। इस WTO के अंतर्गत अगर हम इसकी प्रशासनिक ढांचे को देखें तो इसमें एक तरफ तो सामान्य परिषद है, सामान्य परिषद है, और दूसरी तरफ
इसमें एक विवाद निपटारण प्रक्रिया भी है, विवाद निपटारण प्रक्रिया। इसके अंतर्गत डिस्प्यूट सेटलमेंट, जिसको आप कह सकते हो डिस्प्यूट सेटलमेंट, इस डिस्प्यूट सेटलमेंट या विवाद निपटारण प्रक्रिया के अंतर्गत पहले आपस में बात होती है, उसके बाद 3 देशों का प्रतिनिधित्व, और उसके बाद आखिर में 7 देशों का प्रतिनिधित्व होता है, ताकि मुद्दे को सॉल्व किया जा सके। कभी भी कोई मुद्दा आए तो पहले तो हम जो संबंधित पार्टनर्स हैं उनसे निवेदन करते हैं कि आप आइए, साथ में बैठिए और कोशिश करिए कि विवाद का हल हो जाए। अगर वहां से नहीं होता है तो 3 लोगों की, आप यूं कहिए 3 पंचों की एक पंचायत होती है, उसके बाद 7 पंचों की पंचायत होती है। जो गांव वाले समझ पाएंगे कि कैसे 3 पंच 7 पंच, तरीका वही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई ऑर्डर 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 होता है, बैठ के एक निगोशिएशन करने की कोशिश होती है कि भाई इसका ये विकल्प हो सकता है। तो विश्व व्यापार संगठन में अगर हम देखें तो इस तरह से सामान्य परिषद है। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो ओकोजी इवानजी इवेला जो है वो उसकी प्रमुख है। ओकोंजो इवेला, आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं, सिर्फ अफ्रीका की है, पहली महिला है और पहली अफ्रीकन है। सो ओकोंजो इवेला इसकी प्रमुख है, और जैसा कि आप जानते हो प्रत्येक 2 वर्ष में इसकी बैठक होती है। जो डब्ल्यूटीओ की पहली बैठक थी, जिसको हम सिंगापुर मुद्दे भी कहते हैं, सिंगापुर मुद्दे, क्योंकि पहली बैठक सिंगापुर में हुई थी, इसको सिंगापुर मुद्दे कहा जाता है। सिंगापुर मुद्दों में वर्ष 1995-96, कुछ जगहों पे आपको 96 भी लिखा मिल सकता है, गलत नहीं है, रेफरेंस 95-96 आप बोलेंगे। सिंगापुर मुद्दों में लगभग जितनी भी बातें थीं उनको उठाया गया, और इसीलिए सिंगापुर मुद्दों को हम ऐसे भी देखते हैं कि जैसे कि ये पूरे डब्ल्यूटीओ के सभी मुद्दों को एक जहां समेकित करता हो, उसको आप सिंगापुर मुद्दों के रूप में जानते हो। सिंगापुर मुद्दों में एक जो सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि प्रत्येक वस्तु सेवा के संदर्भ में, विशेषकर वस्तु के संदर्भ में, जो सीमा शुल्क है, सीमा शुल्क की अधिकतम लिमिट को निर्धारित किया जाए। मतलब जैसे मान लीजिए पेंसिल है, तो इस पेंसिल पे कितना शुल्क हो सकता है वो निर्धारित होता है, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग। इसको आप कहते हो कि ये क्या है, बाउंड रेट है। बाउंड रेट कहा जाता है जो अधिकतम, मतलब इस पेंसिल पे अगर हमने कहा कि 20% अधिकतम टैक्स लग सकता है, तो मान लीजिए अगर आप चाइना से पेंसिल आती है तो आप अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा 20% टैक्स लगा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि आप 200% लगा दो, 400% लगा दो, 600% लगा दो। पहले होता था कि आप 200% तक टैक्स लगाते थे, 400% तक टैक्स लगाते थे। अब आपने नियम बना दिया, कहीं से कोई चीज आती है, प्रत्येक वस्तु पर नहीं बनाया जाता है, ये वस्तुओं को संदर्भित करते हैं कि हाँ एक बाउंड रेट होगा, बाउंड रेट होगा जहां पर ये निर्धारित किया जाएगा कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हालांकि कुछ मामलों में बाउंड रेट से ज्यादा सीमा शुल्क लगाया जा सकता है, जहां पर 2 शब्द बहुत कॉमन आते हैं। एक को कहा जाता है एंटी डंपिंग डंपिंग, और एक को कहा जाता है काउंटर वेलिंग शुल्क, प्रशुल्क या एंटी डंपिंग प्रशुल्क। ये क्या होता है, सरल शब्दों में अगर हम कहें तो एंटी डंपिंग वो स्थिति है, मान लीजिए चाइना से ये पेंसिल आती है आपके पास, चाइना के बाजार में पेंसिल $10 की है और वो आपको $10 से सस्ते में बेच रहे हैं। अगर आपको $10 से कम में बेच रहे हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा रीजन है कि वो आपने बाजार के उत्पाद को आपके यहाँ डंप कर रहे हैं। अब डंप करने के उद्देश्य बहुत सारे हो सकते हैं, उद्देश्य बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है इसलिए डंप कर रहे हो क्योंकि वो आपके बाजार को खराब करना चाहते हैं, धीरे धीरे डंप कर दिया। इसको हॉस्टाइल टेक ओवर आप कह सकते हो बाजार का, कि कई बार हम हॉस्टल तरीके से मोनोपोली बनाते हैं, अपने तरफ से जेब से खर्च करके पहले बाजार में डंप कर दिया। जब लोगों की इसकी आदत पड़ गई, स्थानीय विनिर्माता गायब हो गए, तो फिर मैंने मनमाना तरीके से इसकी कीमत बढ़ाई और जो पीछे खर्च किया था उसकी भरपाई भी कर ली। कुछ भी है, पर ऐसे कंडीशन में जब वो अपने स्थानीय बाजार से सस्ते में आपको दे रहे हैं तो कुछ तो चिंताजनक है।
और हमारे जो स्थानीय उत्पादक हैं उनको नुकसान होगा। ऐसे में एक अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है, इसको क्या बोलेंगे, एंटी डंपिंग शुल्क। एंटी डंपिंग शुल्क जो बाउंड रेट के अतिरिक्त लगेगा। तो मान लीजिए इस पेंसिल पे बाउंड रेट 20% है, उसके अतिरिक्त ये शुल्क लगता है, इसको बोलेंगे एंटी डंपिंग शुल्क। ऐसे ही एक होता है काउंटर वेलिंग शुल्क। काउंटर वेलिंग किसको कहेंगे? काउंटर वेलिंग शुल्क कहा जाता है अगर वो अपने स्थानीय बाजार में $10 की हमें भी $10 में बेच रहे हैं, लेकिन तब भी वो हमारे जो निर्माता हैं, जो हमारे यहाँ भारत में इसको बना रहे हैं पेंसिल को, वो $15-20 से नीचे में नहीं बेच पा रहे हैं, वो $10 में बेच रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है? इसका मतलब हो सकता है कि वो अपने यहाँ बहुत सारी छूटें दे रहे हों, बहुत सारा सपोर्ट दे रहे हो, छूटें दे रहे हो। जैसे चाइना में आप जानते हो कि अगर आप उत्पादन पे जाते हो, स्टार्टअप करते हो, बहुत सारा फंड आसानी से मिल जाता है बिना ब्याज के, इत्यादि इत्यादि। तो अगर वहां पर दी जा रही सब्सिडी या छूटों की वजह से ये उत्पाद सस्ता पड़ रहा है, तो हम इस पर एक शुल्क लगा सकते हो, उसको क्या बोलेंगे, काउंटर वेलिंग शुल्क। तो आप एंटी डंपिंग लगा सकते हो, काउंटर वेलिंग शुल्क लगा सकते हो। और जिस देश से उत्पाद आया है, मान लीजिए चाइना से उत्पाद आया है और आपने उस पर काउंटर वेलिंग लगाया है, तो चाइना के पास पूरा अधिकार है कि इस मुद्दे को WTO पे ले जाए, और आप अपना पक्ष रखेंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे, और वहां से निपटारा किया जाता है। जैसे भारत से बनाए गए बहुत सारे उत्पादों के ऊपर इस समय बहुत सारे देश काउंटर वेलिंग लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भारत में PLI स्कीम है जिसमें बहुत सारा छूट दिया जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो वो हमारे निर्यात करने वाली चीज़ों पे काउंटर वेलिंग शुल्क लगाते हैं, और ये उनका अधिकार है, वो लगा सकते हैं, इसमें कहीं कोई गड़बड़ बात नहीं है। तो ये बात रही कि जिसको आप बोलते हो एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग शुल्क लग सकता है। WTO में हमने एक बाउंड रेट बना लिया, और इसी के अंतर्गत ही अब आप किसी को PTA दें, FTA दें, MFN दें, वो सब आपके ऊपर है। MFN में आप उनको बहुत सारी सुविधाएं दे देते हो, शुल्क कम कर लेते हो, इत्यादि इत्यादि, जिसको मोस्ट फेवर्ड नेशन बोलते हैं। अब आप कौन सा स्टेटस देंगे, लेकिन वो बाउंड रेट के अंदर ही रहना चाहिए। तो ये एक अचीवमेंट हमने सबसे पहले से WTO में देखा। जी। देखिए, अगर भारत देश के अंदर ही, इनका सवाल मैं बाकियों को अगर कहूँ, इनका प्रश्न ये है कि अगर देश के अंदर ही ऐसी चीजें हो रही, तो वो WTO का मुद्दा नहीं, वो मुद्दा जाएगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। इसमें जो उनके कॉम्पिटिटर्स होंगे, जैसे जियो को लेकर भी CCI में मामला गया था। अभी अगर आपको पता हो तो मारुति के ऊपर भी फाइन लगाया गया है, क्योंकि मारुति टोयोटा एक साथ आ गए, तो काफी बड़ा ग्रुप हो गया, और दोनों क्या कर रहे हैं, एक तरह से मार्केट को ये लगा कि हॉस्टाइल हो सकते हैं। तो कब मामला गया, एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, CCI, और वहां पे इनके ऊपर फाइन लगाया गया कि हाँ भाई आप मोनोपोलाइज ना करें। इंडिया में कोई भी एक या एक कंपनी या एक कंपनियों का समूह अगर बाजार को पे एकाधिकार जमाने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए हमारे पास एक कंपटीशन एक्ट है 2002 से बना हुआ। इससे पहले एक MRTP कमीशन होता था। कंपटीशन एक्ट 2002 इन सब चीज़ों की बात करता है, और उसके अंतर्गत ये नियम बनाए जाते हैं कि कंपटीशन कमीशन या CCI ऐसी चीज़ों का ध्यान रखे। जियो के ऊपर भी केस आया था, जियो ने हॉस्टाइल किया था, हालांकि बाद में उन्होंने अपने टैरिफ्स को भी बाकियों के साथ अलाइन कर लिया। तो जो है ये बात रही कि सिंगापुर मुद्दों में इस तरह की चीज़ें आई सबसे पहले, और सिंगापुर मुद्दों में और भी बहुत सारी बातें आई, जिसको हम एक तरह से WTO के मुद्दे भी कहते हैं। तो सिंगापुर मुद्दों में ये बात हुआ, कृषि संबंधी क्या किया जाए, कृषि संबंधी समझौतों के बारे में क्या
जिसको आप बोलते हो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसके अलावा यहीं पर सिंगापुर मुद्दों में ही बात किया गया, जिसको आप कह सकते हो जो है सेवाओं से जुड़े मुद्दे, सेवाओं से जुड़े मुद्दे। इसको कहा जाता है गैट्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। इसके अलावा इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई ट्रिप्स की, जिसको आप कह सकते हो बौद्धिक संपदा से जुड़े मुद्दे, संबंधी मुद्दे, ट्रिप्स की बात। यहीं पर सिंगापुर के अंतर्गत ही ये बात कही गई कि ट्रिम्स में क्या इन्वेस्ट या निवेश से जुड़े मुद्दे, निवेश से जुड़े क्या मुद्दे हो सकते हैं। यहीं पर ही कहा गया कि जो टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड टीबीटी के मुद्दे, इसको बोलते हो टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, यहीं पर बात कही गई एसपीएस की, एसपीएस जिसको आप बोलते हो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मुद्दे। यहीं पर बात आई कि टीएफए या ट्रेड फैसिलिटेशन या व्यापार सुगमता, ट्रेड फैसिलिटेशन संबंधी मुद्दे, जिसको आप बोलते हो व्यापार सुगमता संबंधी मुद्दे। यहीं पर ये बात भी कही गई कि जो है किस प्रकार से अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डब्ल्यूटीओ में बात करें तो सिंगापुर मुद्दों में ही बात कही गई श्रम संबंधी मुद्दों की या लेबर संबंधी मुद्दे। हालांकि इन मुद्दों को बाद में हटा दिया गया ये कह के कि ये आईलो का विमर्श है। तो कुल मिलाकर आप देखें तो ये एक तरह से डब्ल्यूटीओ में जितनी भी बड़ी बातें थी उन सबको उसने एक जहां एकीकृत कर लिया सिंगापुर मुद्दों को। इसलिए सिंगापुर मुद्दों को हम बड़ा ध्यान रखते हैं। सिंगापुर मुद्दों में पहली बार ये कहा गया कि जितने भी डब्ल्यूटीओ से जुड़े मुद्दे हैं उन सब को हम एक साथ जो है कंसीडर करें और हर चीज के बारे में विमर्श किया जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है इत्यादि इत्यादि। अगर हम एक एक पे थोड़ी थोड़ी और बात करें अब, तो जो पहला मुद्दा है, जो पहला मुद्दा है वो है कृषि संबंधी मुद्दा या एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो पहला बड़ा अचीवमेंट तो ये था कि आपने बाउंड रेट बना लिया। कृषि संबंधी मुद्दा हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि जब से हरित क्रांति का दौर शुरू हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हर देश अपने यहाँ लोगों को, कृषि उत्पादकों को, जो किसान हैं, जो कृषि व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, चाहे जो कृषि उद्योग से जुड़े लोग हैं, उन सब को कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार की छूटें देता है। अब मान लीजिए अमेरिका अपने यहाँ बीज फ्री में कर दे, पानी फ्री में कर दे रहा है, बाकी सुविधाएं फ्री में दे रहा है, कर्ज फ्री में दे रहा है या सस्ते में कर्ज दे रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है उनके उत्पाद सस्ते होंगे और वो चाहे जहाँ चाहे उसको निर्यात कर सकते हैं। ये बात डब्ल्यूटीओ में या उससे पहले गैट में भी कई बार आई कि कृषि के उत्पाद बड़े ज़्यादा कुरूपित हो जाते हैं क्योंकि तमाम देश अलग अलग प्रकार की छूट दे रहे हैं। डब्ल्यूटीओ के दोहा राउंड में 2001 में ये मुद्दा बहुत सीरियसली लिया गया और ये कहा गया कि इसका क्या निष्कर्ष है, क्या किया जा सकता है, इसमें फाइनल आउटपुट क्या हो। तो सब देश जो उस समय डब्ल्यूटीओ में थे जो है 2001 में दोहा राउंड में,
एक बात तो तय हो गई थी, जरा ध्यान समझिएगा इस बात को। सभी देशों ने एक बात तो कहा कि भाई हम छूट को बिल्कुल समाप्त नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल संभव ही नहीं है कि विभिन्न प्रकार की कृषि में दी जा रही छूट को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाए। ऐसा इसलिए संभव नहीं क्योंकि हर देश की अपनी प्राथमिकताएं हैं। अब जैसे भारत की अपनी प्राथमिकता है, हमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। अगर हमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो हमें उत्पादन सुरक्षित करना होगा, और अगर हमें उत्पादन सुनिश्चित करना है तो जाहिर सी बात है हमें उसमें बहुत सारे और घटक जोड़ने होंगे। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि छूट नहीं दे सकते। तो सभी देशों ने एक बात तो तय हो गई थी दोहा राउंड में कि भाई हम, पहले तो लोगों ने ये भी बात की कि कोई कोई किसी प्रकार की छूट ना दे, पर दोहा में ये समझ में आ गया भाई हम छूट तो खत्म नहीं कर सकते। तो जब छूट खत्म नहीं कर सकते तो दूसरी चीज ये आई, तो फिर एक काम करते हैं कि छूट को अलग अलग वर्गों में बांट लेते हैं, जिसको डब्ल्यूटीओ के जमाने में बॉक्सेस कहा गया, कि अलग अलग बॉक्सेस में बांट लेते हैं। दो बड़े क्राइटेरिया बने, वो छूट जो उत्पादन से सीधे सीधे जुड़ी हुई हो। और ये लाइन जो लोग क्लासेस में रहे उनको ध्यान होगा कि हमने डब्ल्यूटीओ की वेबसाइट पे जाके भी देखा था। अब यहाँ पे वो समय नहीं है तो मैं उसको क्विकली बता रहा हूँ आपको सिर्फ, कि डब्ल्यूटीओ में ये कहा गया, बल्कि डब्ल्यूटीओ की वेबसाइट पे बड़े आसानी से एक पेज में सारी बातें उपलब्ध हैं। डब्ल्यूटीओ में ये कहा गया कि वो छूट जो उत्पादन से सीधे सीधे जुड़ी हो, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं फर्टिलाइजर। अगर आप फर्टिलाइजर की एक बोरी जो 1 हेक्टेयर में यूज होती है 10 रुपए की छूट दे रहे हो, तो जैसे 100 बोरी यूज होगी, ज्यादा 100 गुणे 10, 1000 बोरी यूज होगी 1000 गुणे 10, 10,000 बोरी यूज होगी तो 10,000 गुणे 10। मतलब जितना ज्यादा उत्पादन, जितना ज्यादा उस छूट का प्रयोग, उतना ज्यादा छूट का बढ़ना। अच्छा, वही तुलना करिए कृषि अनुसंधान में आप छूट दे रहे हो, वो तो उत्पादन से सीधे जुड़ी हुई नहीं है। तो ये कहा गया कि जो छूट उत्पादन से सीधे जुड़ी हो, मतलब जितना ज्यादा उत्पादन उतनी ज्यादा छूट, वो बाजार को ज्यादा कुरूपित करेगी। ऐसी छूट को हम एक अलग बॉक्स में रखें, उसको नाम दिया गया एम्बर बॉक्स। तो एम्बर बॉक्स में वो छूट आती हैं जो प्रक्रिया से, उत्पादन से सीधे जुड़ी हो, मतलब अधिक उत्पादन तो अधिक छूट। जैसे फर्टिलाइजर पे छूट है, इरिगेशन पे छूट है, आप बिजली पे छूट दे रहे हो, बीज पे छूट दे रहे हो, ये सब क्या है, सीधे सीधे जुड़ी हुई प्रक्रिया से। ज्यादा उत्पादन मतलब ज्यादा छूट। ऐसे में इस तरह की छूटों पर हमें थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए, ऐसी छूटों पे नियंत्रण होना चाहिए। इनको आपने कहा एम्बर छूट। और वहीं दूसरी तरफ एक हरा बॉक्स बनाया गया, ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में क्या कहा गया, वो छूटें जो प्रक्रिया से सीधे सीधे नहीं जुड़ी हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि आप जो है अब जैसे कृषि अनुसंधान में आप छूट दे रहे हो, बीज के रिसर्च में छूट दे रहे हो, यूनिवर्सिटीज बना रहे हो, अवसंरचना बना रहे हो, ये सब आपका ग्रीन बॉक्स हो गया। ग्रीन बॉक्स पे कोई रोक नहीं, आप जितना मन करे उतना अपने यहाँ छूट दीजिए, सब्सिडी दीजिए। एम्बर बॉक्स में ये कहा गया हर देश एक सिद्धांत को माने, उस सिद्धांत को कहा गया डी मिनिमिस प्रिंसिपल। डी मिनिमिस प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक देश इस छूट को यथासंभव न्यूनतम करें। कितना करें, इसके लिए कहा गया कि 1986 में जो कृषि उत्पादन है उसको आधार बनाया जाए। 1986 के कृषि उत्पादन में विकसित देश अपने कृषि उत्पादन का 5% और विकासशील 10% तक आधारित करते हुए छूट उपलब्ध कराएं। तो उस समय जो भी उत्पादन होगा उसको आप बाजार मूल्य पे जोड़ते हुए उतनी छूट उपलब्ध कराइए। इसको आपने नाम दिया डी मिनिमिस प्रिंसिपल। तो दो बड़े बॉक्सेस हो गए, एम्बर बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। कुछ विकसित देशों ने यह कहा कि मान लीजिए हमने एम्बर बॉक्स में मान लीजिए फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन हम ये भी रिस्ट्रिक्ट कर दें कि 100 एकड़ से ज्यादा की खेती नहीं होगी, तो हमने रिस्ट्रिक्शन दे दी भाई। इसके बारे में क्या, तो उसको एक नया नाम दिया गया ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स में वो छूट आती है जो है तो एम्बर बॉक्स में, वैसे एम्बर बॉक्स में होती, लेकिन चूंकि देशों ने यह निर्धारित कर दिया है कि वो इससे ज्यादा उत्पादन नहीं करेंगे, इसलिए उसको ब्लू बॉक्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। विकसित देश इस तरह की छूट का इस्तेमाल करते हैं जिसको आप ब्लू बॉक्स कहते हो। ब्लू बॉक्स पर भी कोई रोक नहीं है, ब्लू बॉक्स पे कोई रोक नहीं है, जो है ग्रीन बॉक्स पे कोई रोक नहीं है, एम्बर बॉक्स पे रोक है डी मिनिमिस प्रिंसिपल पर। हालांकि डी मिनिमिस के अगेंस्ट में एक और बात भी है जिसको बोलते हैं जनरल प्रोक्योरमेंट। जनरल प्रोक्योरमेंट ये कहता है कि कुछ देश ये कहते हैं कि हम अपने पास कुछ खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे हमेशा खाद्य सुरक्षा के लिए। यह हर देश का अधिकार है कि वो अपने पास पर्याप्त खाद्यान्न रखे ताकि कभी जरूरत पड़े तो उनके लोग को खाद्य असुरक्षा की स्थिति ना हो। भाई कभी भी सूखा पड़ सकता है, कभी भी मानसून फेलियर हो सकता है। तो ये जो आप अपने अन्न भंडारण बनाते हो लोगों की खाद्य सुरक्षा के लिए, उसको इसके अंतर्गत ना रखा जाए।
डी मिनिमिस के अंतर्गत, उसके बाद ये प्रिंसिपल लागू हो। इसको बोलते हैं जनरल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। सो इस तरीके से डब्ल्यूटीओ में ये बात शुरू हुई। एक और बॉक्स की बात आई, तो जब मान लीजिए जब आप सब लोग बैठे हुए हो कहीं डब्ल्यूटीओ में, आपने कहा साहब छूट तो जा रहेगी, एक तो ये तय हो गया, फिर दूसरा कहा गया अच्छा छूट रहेगी तो छूट को अलग अलग हिस्से में बांट लेते हैं। एम्बर छूट जो सीधे सीधे उत्पादन से जुड़ी हुई है, ग्रीन छूट जो उत्पादन से जुड़ी नहीं है। इस पर सभी को सहमति हो गई। एम्बर में कहा गया डी मिनिमिस बुलाते हैं। इस पे कुछ लोगों ने ऐतराज किया कि भाई हमें पहले जनरल प्रोक्योरमेंट करने दीजिए, हमारे खाद्य सुरक्षा के लिए पहले हम अनाज इकट्ठा कर लेंगे, बाद में डी मिनिमिस लागू होगा, क्योंकि उसके बाद का ही तो हम निर्यात करेंगे, वो तो हम अपने पास इकट्ठा कर ले रहे हैं। ये भी कहा गया कि अगर हम एम्बर बॉक्स में छूट दे रहे हैं पर ये नियंत्रित कर लें कि इससे ज़्यादा उत्पादन नहीं करेंगे, तो कहा गया कोई दिक्कत नहीं, आप उसको फिर अलग बना दिया गया ब्लू बॉक्स। सो एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। फिर एक और बॉक्स की बात हुई जिसको आपने नाम दिया एसएनडी बॉक्स। जैसे कि अब मछुआरों को आप सहायता दे रहे हो, भारत में मछुआरों को बहुत सहायता दी जाती है, ऑस्ट्रेलिया को इस पर बड़ा ऐतराज है। ऑस्ट्रेलिया बार बार कहता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमारा कॉम्पिटिटर है फिशरी प्रोडक्ट्स में, इंडिया इस समय नंबर 1 है फिशरी प्रोडक्ट्स में। सो हमारा कॉम्पिटिटर है वो। सोफिया एक संस्था है जो इस तरह के आंकड़े देती है। तो इंडिया को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने कई बार कहा है कि अपने मछुआरों को बहुत छूट देते हो, बहुत सुविधाएं देते हो। हमने बताया है कि भाई वो हमारे मछुआरों के सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी चीज़ें, ऐसी छूट जो ग्रामीण विकास, सुरक्षा, सामान्य जीवन को बेहतर करने में प्रयोग की जाती हो, उसको एसएनडी कहा जाता है। जैसे कि आपने कर्ज माफ़ी कर दी, कर्ज माफ़ी को हमने कहा एसएनडी में। भारत कई प्लेटफॉर्म पे कह चुका है कि जो हम एमएसपी देते हैं वो एसएनडी है। हम तो उनसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम इतना कम से कम में खरीद लेंगे अगर कोई और नहीं खरीदता है तो। पर जो हमारे अपोनेंट देश है उनका ये कहना है कि ये एम्बर है, एमएसपी जो है एम्बर है, क्योंकि आप फसल लगाने से पहले ही बता देते हो कि इतना एमएसपी देने वाले हैं, तो उससे लोग वैसी फसल लगा रहे हैं। और आप किन चीज़ों में एमएसपी दे रहे हो? जिन फसलों की वैश्विक डिमांड भी है, तो इसलिए उसको एम्बर में वो रखना चाहते हैं, इसलिए द्वंद्व बना रहता है हमेशा। खैर, इस प्रकार से अगर हम देखें तो 3 बॉक्सेस हो गए, एम्बर, ब्लू और ग्रीन, और बाद में एक और जोड़ा गया एसएनडी बॉक्स। तो ये बातें डिसाइड हो गई कि हाँ, 2001 की मैं बात कर रहा हूँ, दोहा राउंड में ये वर्गीकरण आ गया और ये कहा गया कि देश इसका अनुपालन करेंगे 2005 से। कुछ देशों ने कोशिश की, भारत ने भी कोशिश की, तो हमने देखा कि जैसे ही हमने इसको थोड़ा यूज़ करने की कोशिश की, सब्सिडी कम करने की कोशिश की, तो एकदम से हमारे यहाँ किसानों की आत्महत्याएं बढ़ गई, विशेषकर कॉटन को लेकर अगर हम देखें तो, क्योंकि कॉटन में हमने छूट को कम किया था। ऐसा है बहुत सारे देशों, नाइजीरिया ने देखा, अफ्रीका में बहुत सारे देशों में हुआ। तो 2013 में जब बाली अधिवेशन था, क्योंकि अब तक एक और बात जो आपने सिंगापुर में देखी है भी, टीएफए जिसको बोलते हैं, व्यापार सुगमता, व्यापार सुगमता को लेकर जो विकसित देश थे, विशेषकर यूएसए, क्योंकि यूएसए अभी अभी एक बहुत बुरे दौर से गुजरा था जिसको आप सब प्राइम क्राइसिस बोलते हो। 2008 से लेकर 2010 तक यूएसए सब प्राइम क्राइसिस से गुजरा था, और यूएसए चाहता था कि जल्दी से जल्दी सभी डब्ल्यूटीओ पर ट्रेड फैसिलिटेशन आ जाए। ट्रेड फैसिलिटेशन का मतलब क्या? आप व्यापार को सुगम बनाने के लिए चीज़ों का डिजिटलीकरण करोगे, प्रक्रियाओं को आसान करोगे, कॉल सेंटर्स वगैरह लगाओगे, ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से व्यवसाय किया जा सके। विकसित देश टीएफए की जल्दीबाजी में थे, ऐसा दिखता भी है। मैंने तो आपको विमर्श भी बताया था क्लास में डिटेल में कि कैसे बराक ओबामा 38 घंटे से ज़्यादा वो मीटिंग चली थी, और उनका पूरा मन था कि हम ये यहाँ से ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट बाली में लेके जाएंगे। विकासशील देश भी जानते थे कि टीएफए में कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन ये सही समय है एक और डिमांड रखने का। इसलिए विकासशील देशों ने उस समय ये डिमांड रखी कि हम टीएफए को तभी साइन करेंगे जब आप ये सुनिश्चित कर दो, आप ये सुनिश्चित कर दो कि ये जो टीएफए आप करने वाले हो, इसके लिए आप हमें एम्बर बॉक्स के जो नियम हैं उसके लिए कुछ और समय दोगे, क्योंकि हमें समय चाहिए उस चीज़ को ठीक करने के लिए। और ये निर्णय लिया गया बाली अधिवेशन 2013 में कि ठीक है, एम्बर बॉक्स के जो नियम हैं वो अगले 5 साल के लिए विदहेल्ड किए जा रहे हैं, अगले 5 साल वो प्रभावी नहीं रहेंगे। इसी को आपने शांति समझौता या पीस क्लॉज भी कहा, या बाली एकॉर्ड भी कहा जाता है। अगले 5 साल के लिए बात को आगे कर दिया गया। उस लिहाज से 2018 में इस बात पे विमर्श होना था,
2020 की मीटिंग में मुद्दा उठना था नूर सुल्तान में, 2020 के सिंगापुर अधिवेशन नूर सुल्तान में होना था, वहां पे कुछ हो नहीं पाया, कोविड के चलते वो अधिवेशन ही नहीं हुआ। उसके बाद जिनेवा में ये बात ही नहीं आई, क्योंकि जिनेवा में हमने देखा कोविड का दौर था और खाद्य सुरक्षा की स्थिति बन गई थी, तो फिर तो ये बात ही खत्म हो गई। फिलहाल फिलहाल तो जनरल प्रोक्योरमेंट की बात हो रही थी। और उसके बाद जिनेवा के बाद फिर जो है दुबई में भी कुछ बहुत ज्यादा निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तो अभी स्थिति ये है कि आपका ये जो एम्बर बॉक्स का नियम है, ये एक तरह से विदहेल्ड ही चल रहा है। देखना होगा कब इस पे एक नया दृष्टिकोण बन पाता है। मुझे लगता है इस परिवर्तित माहौल में जब इक्वेशंस बदल गए हैं दुनिया में, हम सभी कहीं ना कहीं विकासशील देश और विकसित देश ये चाहेंगे कि कृषि पर नए तरीके से बात की जाए, क्योंकि 2001 से और 2000, अब अगली मीटिंग जब 2025 में होएगी, तो 2001 से 2025 में चीज़ें बहुत बदल गई हैं। तो देखना होगा आगे क्या होता है, बट फिलहाल टीएफए अचीव हो गया। टीएफए अब रूल के अंतर्गत है और हर देश में अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुगमता हेतु ऐसा तंत्र बनाया जा रहा है जिसके अंतर्गत बेहतर क्लियरेंसेस देना, आसानी से सर्टिफिकेट देना, ऋण उपलब्ध कराना, उनको तमाम तरह की सुविधाएं देना, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। तो ये मोटा मोटा ताना बना था कि कृषि संबंधी मुद्दे क्या हैं और उससे जुड़ी बात क्या। अभी फिशरी को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने फिर एक मुद्दा हम जो है अबू धाबी में उठाया था, लेकिन अबू धाबी में हम वहाँ पर कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं ले पाए। उसका रीज़न है क्योंकि 2/3 बहुमत नहीं मिला जो चाहिए होता है निर्णय लेने के लिए। हालांकि वो चाह रहे हैं लगातार कि मत्स्य पालन को लेकर, क्योंकि भारत में मत्स्य पालन को लेकर एक बहुत बड़ी स्कीम आई है जिसको आप बोलते हो प्रधानमंत्री किसान मत्स्य संपदा योजना, जो मत्स्य खाद्य प्रसंस्करण में महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा बाजार है एशिया। मछली के खाद्य प्रसंस्करण के बाद मछली की अच्छी पैकेजिंग हो जाए तो मछली के प्रोडक्ट्स पूरे बाजार में एशिया में बहुत बिकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया उस मार्केट को लूज नहीं करना चाह रहा और हम उस मार्केट पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि पोटेंशियल मार्केट है। तो वो एक उस पर कंसेंसस नहीं बन पाया, 2/3 बहुमत चाहिए था, वो आ नहीं पाया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस मुद्दे को अभी फिलहाल सरेंडर करता नहीं दिख रहा है। वो इस मुद्दे को फिर ले जाएंगे WTO में, जो उनका अधिकार है, बिल्कुल ले जाए। देखना होगा कि इस पर आगे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो ये मोटा मोटा बात रहा जिसको हम बोलते हैं कि क्या है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। आई होप बात स्पष्ट रही। इसके आगे चलें तो दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है WTO में, वो है आपका ट्रिप्स से जुड़े हुए सब मुद्दे या बौद्धिक संपदा से जुड़े हुए मुद्दे। बौद्धिक संपदा कहते किसे हैं? बौद्धिक संपदा जैसे आपकी एक प्रॉपर्टी होती है, आपका मकान है, आपकी गाड़ी है, ऐसे ही आपने कुछ रचना की है, कुछ सृजन किया है, कुछ नया बनाया है, इसको आपकी बौद्धिक संपदा के रूप में कहा जाएगा। बौद्धिक संपदा की बात आधुनिक समय में शुरू हुई। मोटा मोटा अगर हम बात करें तो 1885 में पेरिस अधिवेशन से, उससे पहले बर्न अधिवेशन भी है 83 का, लेकिन 1885 से आप कह सकते हो कि इसकी बात शुरू हुई और ये कहा गया कि बौद्धिक संपदा को संज्ञानित किया जाए। तो मतलब अगर किसी ने कोई रचना की है, कुछ सृजन किया है, कोई आविष्कार किया है, कुछ नया बनाया है, तो वो उस व्यक्ति से संज्ञानित किया जाए, उस व्यक्ति को का नाम उससे जोड़ा जाए, और अगर कोई उन चीज़ों का वाणिज्यिक इस्तेमाल करे तो उससे होने वाले लाभ में उस व्यक्ति को भी कुछ हिस्सेदारी दे। इसके लिए जरूरी था एक रिकॉर्ड बनाना कि भाई किसकी बौद्धिक संपदा, जैसे जमीन का रिकॉर्ड है ना कि ये जमीन इनकी है, यहाँ से ये बीघा इनका है, ये जमीन इनकी है, तो ऐसे यहाँ भी तो रिकॉर्ड होना चाहिए। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए एक पेटेंट रजिस्ट्रार अलग अलग देशों में बनाए गए जो ये रिकॉर्ड बनाएंगे कि हाँ ये बौद्धिक संपदा इनकी है, इत्यादि इत्यादि। यहाँ से पेटेंट, कॉपीराइट इत्यादि का दौर शुरू हुआ। हर देश ने अपने अपने यहाँ अलग अलग तरह के नियम बनाए। भारत में भी हम देखते हैं 1905 से ये नियम लागू हो गए थे और इस प्रकार से बौद्धिक संपदा को लेकर लगभग धीरे धीरे हर देश में जागरूकता आनी शुरू हुई। जैसे जैसे जो है विज्ञान आगे बढ़ा, जैव प्रौद्योगिकी आगे बढ़ा, बायोटेक्नोलॉजी और द फार्मा सेक्टर आगे बढ़ा, एक चीज समझ में आई कि कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर बौद्धिक संपदा का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे दवा का एक क्षेत्र है, फार्मा सेक्टर ऐसा सेक्टर है, अब उदाहरण के लिए मान लीजिए वर्षों की शोध लगती है एक दवा बनाने में, वर्षों की शोध, बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब रहते हैं और वर्षों की शोध के बाद आप एक दवा बनाते हो या आप एक नया बायो इक्विपमेंट बनाते हो।
और एक दवा बना ली, उसको कोई भी आपने दवा बनाई, केमिस्ट्री लैब में ले गया और 3 मिनट में 5 मिनट में बता देगा इसमें कौन कौन से तत्व हैं, और वैसी दूसरी दवा बना ले। तो फिर ये वर्षों की शोध और इसका व्यय का कहाँ से आएगा फिर? इसके लिए ये कहा गया कम से कम फार्मा क्षेत्र में कि जब मैं कोई नई दवा बनाऊं तो 20-25 वर्ष, अभी 20 वर्ष, 20 वर्ष हमें उसका अधिकार मिले कि हम डिसाइड करें कीमत कितनी होगी, इस बात पे डिपेंडेंट होते हुए कि पीछे रिसर्च कितनी हुई है, कितना खर्चा हुआ है हमारा, उसके आधार पर इसकी दवा का कीमत डिसाइड हो। ऐसी दवाओं को आप स्टैंडर्ड दवा कहते हो, और 20 साल के बाद जब ये अधिकार खत्म हो जाता है तो दवाओं की कीमत बहुत कम हो जाती है। ऐसी दवाओं को आप जेनरिक दवा कहते हो। तो इस तरीके से ये बात दवा के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि ये बातें बाकी क्षेत्रों में भी इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग कोई चीज़ है, आपने बहुत सोच समझ के कोई चीज़ बनाई, या कोई किताब लिखी, उस किताब को कोई कॉपी कर रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसीलिए एक 1967 में एक संस्थान इस दिशा में कार्यरत हुआ जिसको नाम दिया गया वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वाइपो। वाइपो जो है एक तरह से बौद्धिक संपदा के लेके शीर्ष संस्था जो बताती है कि बौद्धिक संपदा क्या है, कैसे घटक हैं, इत्यादि इत्यादि। इसके अंतर्गत वाइपो कहता है बौद्धिक संपदा में क्या क्या आएंगी। कॉपीराइट आएगा, कोई भी चीज लिखी गई है, पढ़ी गई है, कोई सृजन किया गया है। ट्रेडमार्क आएंगे, ट्रेडमार्क का मतलब जैसे आप देख रहे हो विजन का एक लोगो होगा, वो सब ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है। इसके अलावा जो है ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, लोगों ने अपने तरीके से जो ढूंढा हो, ट्रेड सीक्रेट्स। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिजाइन है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, जो जीआई इंडिकेटर्स हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। जीआई इंडिकेटर्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, एल्गोरिथम हो गया, फार्मा रूल हो गए, पेटेंट हो गया, इत्यादि इत्यादि। ये सब आपके जो है बौद्धिक संपदा के अंतर्गत वाइपो प्रभाव निर्धारित करता है। अच्छा, एक चीज यहां पर और भी थी। मान लीजिए दवाओं का ही एग्जाम्पल लें। आपने कहा कि ठीक है हम दवाएं आपकी कॉपी नहीं करेंगे, दवाओं पे आपने पेटेंट ले लिया, लेकिन उस मान लीजिए मैंने कोई ये मोबाइल बनाया, आपने कहा ठीक है हम इस प्रोडक्ट को कॉपी नहीं करेंगे। चाइना ने खूब किया था एक समय, आप इस मोबाइल को लाए, इसको खोल घाल के देखा कैसे बना हुआ, ऐसे ही एक और प्रोडक्ट बना दिया सस्ते में। इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहा जाता है। चाइना इसका चैंपियन रहा है रिवर्स इंजीनियरिंग का। वो जितने भी दुनिया में बड़ी महंगे महंगे प्रोडक्ट थे उसको लाते थे, खोल घाल के देखा कैसे बना हुआ, सस्ते में उसको बना दिया, जिसको हमारे यहाँ जुगाड़ कहा जाता है। सो जो है, और जुगाड़ भी एक आधिकारिक शब्द है, बाकायदा किताब लिखी है इस पर सिलिकॉन वैली के लोगों ने। सो अब जो है उन्होंने इस पर नया चीज बना दी। अब इस पे जो है पेटेंट तो लगेगा नहीं क्योंकि नया प्रोडक्ट है ये तो। इसीलिए कहा गया सिर्फ प्रोडक्ट पे पेटेंट ना हो, प्रोसेस पे भी पेटेंट हो कि कैसे बनाया गया है। हालांकि फिर एक दिक्कत है कि चलिए आपने प्रोडक्ट पे पेटेंट कर दिया, प्रोसेस पे भी कर दिया, लेकिन कहीं ना कोई कुछ डेटा इकट्ठा किया होगा ना। अगर वो डेटा ही हमें दे दिए तो भी हम जान लेंगे इस डेटा से कैसे बनाया होगा। इसीलिए अब जो है 2017 से नैरोबी से हम डेटा संरक्षण की बात भी कर रहे हैं कि डेटा पर भी बौद्धिक संपदा के नियम लागू हों। इसी को ट्रिप्स प्लस कहा जा रहा है। ट्रिप्स प्लस का मतलब क्या है कि डेटा पर भी बौद्धिक संपदा। ये 2017 नैरोबी में आया था कि जो है ट्रिप्स प्लस पे बात की जाए। तो मोटा मोटा हम इस तरह से देखें तो बौद्धिक संपदा को लेकर वाइपो ने अपने नियम बनाए। दोहा में इस पे बात हुई, विशेषकर दो क्षेत्र में, फार्मा के क्षेत्र में और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। क्योंकि सॉफ्टवेयर में भी आप वर्षों की कोडिंग करते हो। अभी तो ये मुद्दा आना है, लोगों को अभी दिख नहीं रहा। आप कह रहे हो एआई ले आएंगे, चैट जीपीटी ले आएंगे, चैट जीपीटी 4 ले आएंगे, सब ठीक है, लेकिन फिर चैट जीपीटी 4 पे एआई कॉपीराइट का मुद्दा नहीं आएगा। अभी तो ये मुद्दा आना बाकी है, अभी चूंकि छोटे स्केल पे तो पता नहीं चल रहा। भाई एआई क्या करेगा, किसी डेटा को ही तो यूज करेगा, डेटा पे हमारा कॉपीराइट है। तो पहले तो हम कोडिंग कर रहे थे तब पैसा पा रहे थे, अब तो हम कोडिंग नहीं करेंगे और एआई चूंकि यूज कर रहा तो हमें उसको पैसा दीजिए। अभी तो मुद्दा आएगा। इसलिए जिन लोगों को लग रहा है कि एआई की राह बड़ी आसान है, और मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बड़े अति उत्साही होकर घोषणाएं कर रहे हैं कि दुनिया ऐसी हो जाएगी, दुनिया वैसी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो अभी तो ये मुद्दा सामने आएगा कि एआई पर कॉपीराइट का क्या, क्योंकि एआई तो एक डेटा यूज कर रहा है, डेटा पे संरक्षण है, और जितना एआई उसका यूज करेगा तो फिर बढ़िया, हम तो काम किए बिना हमको पैसा दीजिए, फिर तो हमें काम किए बिना पैसा दीजिए। अभी ये मुद्दा आएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। अभी तो एआई बहुत प्रायोगिक तौर पे, इसलिए शायद ये बात उतनी व्यवहारिक नहीं लगती।
होता है, ये हमेशा होता है। मैं अगर आपसे बताऊं कि यहाँ पर थोड़ा सा ये होता है कि लोग थोड़ा अति उत्साही हो जाते हैं। मुझे ठीक ठीक याद है जब पहली बार कंप्यूटर आया था, और जो है जब 2O उसको कहा गया था कि प्रॉब्लम 2K प्रॉब्लम 2K वर्ष 2000 में आया था कि वर्ष 2000 में क्या होगा, कैसे होगा चीजें, कुछ नहीं हुआ, बल्कि जॉब्स और बढ़ गए, एंसिलरी जॉब्स और बढ़े। सो 2K प्रॉब्लम कहा गया था उसको कि कंप्यूटर आ जाएंगे और कंप्यूटर में डेटा चेंज हो जाएगा 1999 में, सब जहां 2000 करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, पूरी कोडिंग चेंज होगी। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही मैं एआई निसंदेह जॉब मार्केट का व्यवहार चेंज करेगा, जॉब मार्केट के व्यवहार को चेंज करेगा। क्योंकि अभी तो मुद्दा, ये सबसे बड़ा मुद्दा तो कॉपीराइट का है कि इसका कॉपीराइट आप देंगे कि नहीं देंगे भाई। अगर आप इन चीज को यूज कर रहे हैं, मेरा ही तो आप डेटा यूज कर रहे हो, जिसके आधार पर चैट जीपीटी अपना चीजें कर रहा है। 10 किताबें आप पढ़ रहे हो, चैट जीपीटी 10 किताब का निष्कर्ष बता रहा है, तो 10 किताबें जो पढ़ रहा है चैट जीपीटी, उसका पैसा देगा कि नहीं किताब लिखने वाले को। अभी ये मुद्दा आना है। खैर ये यहाँ अभी तो आप 16 तारीख का ध्यान रखें, इधर उधर ना जाए, यू नो, वो बाद में देखा जाएगा जब भी, यू नो, उसके बाद कि यहाँ क्या विमर्श है। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो ये जो है एक बड़ा संदर्भ है कि कैसे दोहा में कहा गया 2001 में कि जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है और जो दवा उद्योग है, इन दोनों उद्योगों में समस्या दिखाई पड़ रही। इन दोनों उद्योगों में ये समस्या है कि जो है इन दोनों उद्योगों में समस्या ये है कि हम वर्षों का शोध करते हैं, वर्षों का रिसर्च करते हैं, और उसके बाद कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, और उस प्रोडक्ट को मिनटों में कॉपी किया जा सकता है। तो हमें इस पे अधिकार चाहिए और हर देश को इसका अनुपालन करना चाहिए, नहीं तो फिर हम कहाँ से आगे निवेश कर पाएंगे, आगे शोध कर पाएंगे, इत्यादि 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 इत्यादि। तो दोहा में ये बात जब हो रही थी तो कुछ देशों ने एक चिंता जताई कि मान लीजिए कल को आप एचआईवी का वैक्सीन लाते हैं, या कोई नई बीमारी आती है, 2001 की बात है, तब तो कोविड का कहीं नामो निशान में नहीं था। कोविड लोग सिर्फ पढ़ते थे कि हाँ कोविड करके एक ग्रुप होता है वायरसेस का, वो सिर्फ उतने किताबों में पढ़ा जाता था, यू नो। तो जो है किसने सोचा था 2001 में कहा गया कि मान लीजिए कल को कोई नई महामारी आती है और उसकी आप दवा ले आओ, या एचआईवी की आप दवा खोज लेते हो, कैंसर की दवा खोज लेते हो, जैसे आप CAR-T अभी आपने ढूंढा, तो ऐसे में आप जाहिर सी बात है उस पर ज़्यादा कीमत लगाओगे, तो ये तो बड़ी अच्छी बात नहीं है कि उसका इलाज महंगा हो जाएगा, और जो रईस है उनको तो फायदा होगा, जो गरीब है उनको नुकसान होगा। तो ये कहा गया नहीं, ऐसे किसी मामले में अगर कोई बहुत ऐसी दवा है जो प्राणघातक बीमारियों में सहयोग करेगी, उस पर ये कॉपीराइट के नियम लागू नहीं होंगे। इस प्रक्रिया को कहा गया कंपल्सरी लाइसेंसिंग या ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी। सो ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी की बात कही गई उसमें, और ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी का निष्कर्ष ये रहा कि अगर आप कोविड में देखें उसका इस्तेमाल किया गया कंपल्सरी लाइसेंसिंग का, इसलिए कोविड में जितने भी वैक्सीन बने उसमें किसी भी कंपनी को कॉपीराइट नहीं लगाया गया या कॉपीराइट नहीं दिया गया, उस पर कोई पेटेंट नहीं मिला उनको। इन सब नियमों के साथ 2005 से ट्रिप्स के नियम प्रभावी हो गए, और हमने देखा नैरोबी में दोबारा ये मुद्दा आया, और हर देश अब अपने यहाँ कोशिश, जैसे इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, इसीलिए डीपीआईटी के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा डीपीआईटी का मुद्दा है क्योंकि व्यापार का मुद्दा है ये, डीपीआईटी के अंतर्गत 2016 में हमने एक नई बौद्धिक संपदा नीति भी बनाई है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति, जो इन चीज़ों को वर्गीकृत करे और लोगों को प्रोत्साहित करे बौद्धिक संपदा के संदर्भ में जागरूकता, उसका पेटेंट कराना, उसके बारे में जो है
जो भी नियमावली इत्यादि उसको सुनिश्चित करना। तो 2016 में इस पे एक बहुत महत्वपूर्ण नीति बनाई गई थी, बौद्धिक संपदा नीति। तो मोटा मोटा ये बात थी ट्रिप्स को लेकर डब्ल्यूटीओ में। अभी फिलहाल ट्रिप्स के नियम प्रभावी हैं। हालांकि कोविड में हमने देखा कि कंपलसरी लाइसेंसिंग या ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी को भी यूज किया गया। मैं अगर गलत नहीं हूं तो कह सकता हूं कि 2026-27 तक ट्रिप्स प्लस की बात भी दोबारा दिखाई पड़ेगी, क्योंकि डेटा संरक्षण अगले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो मिटा मिटा ये बात रही कि क्या मुद्दा है ट्रिप्स से जुड़े हुए। आई होप बात स्पष्ट रही। अगला जो डब्ल्यूटीओ मुद्दा है वो है सेवाओं से जुड़ा हुआ, जिसको आप बोल सकते हो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। अगर हम सेवाओं की बात करें तो मैंने पिछले सेशन में जब मैं बात कर रहा था आपसे भुगतान संतुलन की, तो मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात में सेवाओं को 4 प्रकार से देखा जाता है: मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4। मोड 1 का मतलब दोनों ही अपने अपने देश में है, सेवा प्रदाता और सेवा ग्राहक, और तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। मोड 2 का मतलब सेवा ग्राहक सेवा प्रदाता के देश में आ रहा है, जैसे पर्यटन। मोड 3 का मतलब सेवा प्रदाता सेवा ग्राहक के देश में जा रहा है, जैसे कि एसबीआई का सिंगापुर जाना। और मोड 4 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय श्रम के आवागमन को सुनिश्चित किया जा रहा है। सेवाओं के क्षेत्र में अगर हम देखें तो गैट्स, जो गैट है आपका, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, उसके 1981 के अधिवेशन में पहली बार सेवाओं का जिक्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दिखाई पड़ता है, 1981 में। जाहिर सी बात है, सिएटल में 1998 में जो डब्ल्यूटीओ का सिएटल राउंड था, वहां पर इसकी बात हुई। पर जिनेवा 2021 में एक बड़ा निर्णय लिया गया। ये एक मुझे लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि ऑलरेडी ओवर लेट हो चुका। अब तक यूपीएससी ने इसको पूछा क्यों नहीं, ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि 2021 में निर्णय हो चुका, उसके बाद 22 और 23 दो इम्तिहान हो चुके, अब तक एसडीआर पूछा क्यों नहीं गया। ये बात थोड़ा मेरे गले नहीं उतर रही, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण डेवलपमेंट भारत जैसे देश के लिए, जिस देश का जीवीए का अधिकांश हिस्सा 50% से अधिक सेवा से आता हो, वहां पर एसडीआर ना पूछा जाना थोड़ी अजीब बात लगती है, क्योंकि हम सेवा निर्यात बहुत करते हैं। खैर, वो हम बाद में उसकी बात करेंगे। बट सेवाओं में क्या, सेवाओं में ये कहा गया कि सेवाओं के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये, चूंकि फुटलूज इंडस्ट्री है। फुटलूज का मतलब, भाई आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, कभी भी लैपटॉप उठाया चल दिए। अब आप मान लीजिए बीपीओ सेक्टर है, आप उद्योग लगाते हो, आप मान लीजिए विदेशी निवेशक हो, आके इंडिया में उद्योग लगाते हो, बिल्डिंग बना रहे हो, तो बिल्डिंग तो अपने साथ उखाड़ के ले जाओगे नहीं, ज्यादा ज्यादा बेचोगे उसको, यही कर सकते हो। और जो है, आप भी चाहोगे कुछ दिन यहाँ रहें जब इतना पैसा लगाया है। सेवा में क्या है, आपने 1 साल के लिए एग्रीमेंट किया, अगली बार आपको समझ में नहीं है, आपने लिख दिया वी आर नॉट रिन्यूइंग द एग्रीमेंट, फुल स्टॉप। एक मेल ही तो करना है, और हमने तो पूरा सेटअप लगाया, हम खर्चे में आ गए, अब क्या करें। जैसे अभी समय इंडिया के साथ हुआ पिछले कुछ वर्षों में कि बीपीओ सेक्टर अब इंडिया से बांग्लादेश शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि लेबर बांग्लादेश में सस्ती है। जो कॉल सेंटर का जॉब है वो अब इंडिया से धीरे धीरे बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ढाका की तरफ, क्योंकि लगभग वही स्किल है लोगों की। वैसे भी इंडिया में कॉल सेंटर में आप देखोगे पूर्व और पूर्वोत्तर के लोग ज्यादा है, तो स्किल्स भी वही मिल जा रही हैं आसानी से, और लेबर भी सस्ता पड़ रहा है, वो सस्ते में ही सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस पे स्पष्ट नियम बनाएं। अगर स्पष्ट नियम नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम बनी रहेगी। इसीलिए सिएटल 1998 में ही ये बात कहा गया कि भाई कुछ स्पष्ट नियम बनाइए, अब स्पष्ट नियम बनाइए, ताकि हम सुनिश्चित कर पाएं कि हाँ, सेवाओं में जो भी देश, जहां भी मैं आपके यहाँ सेवा दे रहा हूं या आप मेरी सेवाएं ले रहे हैं, इन दोनों ही केस में, या तो आप मैं सेवा दे रहा हूं या मैं सेवा ले रहा हूं, दोनों ही पक्ष को स्पष्ट पता हो कि हाँ, क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या नियम है, कितना उनको इम्यूनिटी है, किस तरह के उनका संरक्षण है उनके हितों का, और ऑथराइजेशन प्रोसेस या निर्णय का जो प्रोसेस है वो कैसे लिया जाए। 2021 में जिनेवा में ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि जिनेवा में उन्होंने एक नियम बनाया। 67 देश, जो लगभग पूरे दुनिया के कुल सेवा क्षेत्र का 90% से ज़्यादा व्यापार करते हैं, इन 67 देशों ने साथ में आते हुए एक नियम बनाया जिसको नाम दिया गया सर्विसेज डोमेस्टिक रेगुलेशन। सर्विसेज डोमेस्टिक रेगुलेशंस, या एसडीआर। यह ध्यान रखिएगा, एसडीआर एक और भी है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, कंफ्यूज मत होइएगा।
स्पेशल ड्राइंग राइट्स अलग होता है और ये अलग चीज़ है। सो जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स अलग है, और यहाँ सर्विसेज डोमेस्टिक रेगुलेशन या एसडीआर का मतलब ये 67 देशों से मिलकर ये नियम बनाया गया कि जो भी देश नियम बनाएंगे अपने यहाँ सेवाओं से जुड़े हुए, कि सेवा प्रदाता से क्या उम्मीद है, उनके पास क्या अधिकार हैं, सेवा ग्राहक के पास क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं, और क्या उसकी लाइसेंसिंग और ऑथराइजेशन प्रक्रिया है, उन सब के नियमों को स्पष्ट किया जाएगा, उसमें पारदर्शिता लाई जाएगी। इसको आपने नाम दिया सर्विसेज डोमेस्टिक रेगुलेशन। निसंदेह ये सेवा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, विशेषकर इंडिया जैसे देश के लिए जो सॉफ्टवेयर उद्योग में बहुत ज़्यादा सेवाओं को एक्सपोर्ट करता है। इसलिए समय आ गया है कि इंडिया भी सेवा में अपने एटीट्यूड को बदले। इंडिया को चाहिए नई तरह की सेवाओं पे काम करे, जैसे शिक्षा, चिकित्सा सेवा, पर्यटन सेवा। शिक्षा में इंडिया के पास बहुत पोटेंशियल है। अगर हम बढ़िया कैंपसेस बनाते हैं और बढ़िया शिक्षकों को वहाँ पर रखते हैं तो हमारे पास हम सस्ते में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हर बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर आप 10 विभाग देखोगे तो 10 विभाग में 3 के एचओडी इंडिया के मिलेंगे। ये भारत का एक अच्छा इमेज भी है कि भारत के शिक्षकों को भारत में इज्जत ना हो, बाहर बहुत है, इसमें कहीं दो मत नहीं है ना, बाहर बहुत इज्जत है। और अगर हम वो सम्मान यहाँ दिला पाए तो निसंदेह निसंदेह एक जो रिवर्स फ्लाइट है, उसको इसको रिवर्स फ्लाइट कहा है, रेवेंस्टीन एक डेमोग्राफर है, उन्होंने, कि जो रिवर्स फ्लाइट है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है कि बजाय आप वहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ पढ़ने आए, और हमारे पास अपार संभावनाएं हैं इसमें। तो ये हमें देखना होगा, पर्यटन पे हमें काम करना होगा। अब जैसे सोच के देखिए, एशिया में इतनी बड़ी जनसंख्या बौद्ध की है और बौद्ध के कितने तीर्थस्थल भारत में हैं, अभी तक हमने उस पोटेंशियल को टैप नहीं किया है बहुत ठीक से। अगर हम बौद्ध तीर्थस्थलों को नए सिरे से डिज़ाइन करें और उनको पैकेजेस दें, हमें, इसलिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि समय आ गया इतिहास ही पढ़ाना है, तो इतिहास को पर्यटन के साथ पढ़ाइए और उन्हें बताइए कैसे वो पर्यटन से उद्योग बना सकते हैं। तो पर्यटन उद्योग भारत में सेवा, चिकित्सा, शिक्षा, इन सब में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है, कौशल विकास। तो इन सब चीज़ों में हमें ध्यान देना होगा नए सिरे से। सेवा क्षेत्र में हम वैसे हालांकि ऑलरेडी अधिशेष में हैं, आप जानते हो, पर मैंने आपको बताया कि एआई के चलते इसका स्वरूप थोड़ा बदलेगा, तो हमें नए तरह की सेवाओं को भी जोड़ना चाहिए जिसमें हम सक्षम हैं। तो ये जो है मोटा मोटा बात रही। इसमें माइस भी आ सकता है, एक आजकल नया टूर जो है मोड 2 है, माइस बोलते हैं उसको, मीटिंग इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज और एग्जीबिशंस। इसमें भी मैं आपको क्लासेस में इसके बारे में बता चुका हूँ। ये एक नया तरह का पर्यटन है जिसमें लोग मीटिंग करने किसी देश में जाते हैं, या जो है एग्जीबिशन करने हैं, या मान लीजिए अपने एम्प्लॉइज़ को आप हॉलीडे पैकेज देते हो तो कहते हो जाओ इंडिया घूम आओ। इस तरह की चीज़ें जो है माइस टूरिज्म या माइस पर्यटन कहलाती हैं। तो ये सब बातें हमने जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज या गैट्स में भी, तो ये बातें रहीं गैट्स को लेकर। और गैट्स में एसडीआर, मैं फिर कहूँगा कि संभावना है पूछे जाने की कि एसडीआर किससे जुड़ा हुआ है, डब्ल्यूटीओ में एसडीआर से आशय क्या है, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि ज़्यादातर लोग डब्ल्यूटीओ और एसडीआर सुनते ही उनके दिमाग में वो आईएमएफ ही आएगा, वो नो, तो एक नेचुरल सवाल बन सकता है, अच्छा सवाल, क्या एसडीआर क्या है। अगला जो मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है आपका निवेश से, जिसको आप बोलते हो निवेश संबंधी मुद्दे। ये मुद्दा भी सिएटल 1998 में उठाया गया, फिर दोहा में आया। मुद्दा क्या है, जैसे कि मान लीजिए भारत में सरकारी कोई खरीद होती है, भारत सरकार मान लीजिए टेलीविजन खरीद रहा है, तो सरकार की जो अपनी प्रोक्योरमेंट होती है, सरकार की जो अपनी खरीद होती है, उस खरीद में अक्सर हम क्या करते हैं, स्थानीय कोटा बना लेते हैं कि भाई हमारे स्थानीय उत्पादकों को 50% या उससे ज़्यादा, या हम उन्हीं चीज़ों को खरीदेंगे जिसमें कम से कम भारत का 50% का उत्पादन जुड़ा हो, इत्यादि इत्यादि। या आप अपने यहाँ जो लोग निवेश करने आए, आप उसमें कोटा निर्धारित कर देते हो कि भाई सेमीकंडक्टर बिजनेस में आप इससे ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते, इत्यादि चीज़ों को। तो सिएटल में ही ये कहा गया कि जब भी कोई विदेशी निवेशक किसी देश में निवेश करना चाहता है, चाहे वो एफडीआई के माध्यम से जा रहा है या गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में भागीदारी कर रहा है, सरकारी खरीद में भागीदारी कर रहा है, तो उसके नियम स्पष्ट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि देश वहाँ पर बाजार को कुरूपित करते हों। अब जैसे मान लीजिए सोनी की टीवी है, बड़ी अच्छी टीवी है, पर आप कह रहे हो कि नहीं हम तो टीवी तभी खरीदेंगे जब कम से कम उसमें 50% उत्पाद भारतीय का होगा। तो सैमसंग इसीलिए तो इंडिया में रुका हुआ है। सैमसंग इंडिया में क्यों रुका हुआ? क्योंकि सैमसंग वो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को लूज नहीं करना चाह रहा।
सैमसंग के पास बहुत सारे राज्यों के गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स हैं, और वो इसलिए हो पाते हैं क्योंकि 50% से अधिक असेंबली लाइन इंडिया में हो जाती है। 50% से अधिक असेंबली लाइन इंडिया में है। तो वो एक इस तरह की चीजें जो है, अब हिंदुस्तान मोटर्स चेन्नई में आके क्यों बना रहा था, ताकि असेंबली लाइन इंडिया के एम्बेसडर, आप लोग की तो प्रिय कार है, हालांकि अब तो बेकार हो गई वो, कार ही बेकार हो गई, अब तो आउट ऑफ ट्रेंड हो गई। सुनना है कि नया दोबारा एम्बेसडर नए सिरे से ला रहे हो, नए इंजन के साथ। सो जो भी है, बट अब एम्बेसडर, जिसको मैं हमेशा बोलता था उल्टा बाथ टब, अगर ध्यान से देखे तो लगता है बाथ टब को उल्टा रख दिया गया है, उल्टा बाथ टब जैसा दिखता है। वो कार यहाँ पे क्यों बना रहे थे? वो असेंबली लाइन का रीजन था कि असेंबली लाइन कम से कम वो सुनिश्चित करना चाहते थे इंडिया में रहे। तो जितनी भी सरकारी खरीद होती है, जो एक बड़ा हिस्सा बनता है, उसमें निवेश को स्पष्ट करें। अभी जैसे चाइना एक मुद्दे को लेकर गया, क्योंकि हमने कहा कि कुछ चीज़ों की, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की सरकारी खरीद हम उन्हीं कंपनियों से करेंगे जो किसी ऐसे सीमावर्ती देश से ना आती हो जिनसे हमारा बॉर्डर जुड़ता हो। अब चाइना से हमारा बॉर्डर अच्छा खासा है, तो जाहिर सी बात है ये एक अजीब सी बात थी। चाइना को बात जमी नहीं, तो उन्होंने ये बात WTO में उठाई, फिर हमने उसको बैकफुट पे लिया कि हाँ ये बात सही है कि इस तरह के नियम नहीं बन सकते। जैसे भी है, बट ट्रिम्स को लेकर बार बार ये हो रहा है कि सरकारी खरीद में विशेषकर, और जब आप निवेश करने आ रहे हो तो निवेश के संदर्भ में जो नियम है उसमें और स्पष्टता लाई जाए, पारदर्शिता लाई जाए। हालांकि बहुत कुछ ऐसा विशेष इसमें हो नहीं पाया अभी भी ट्रिम्स को लेकर। सो ट्रिम्स में अगर हम देखें तो भारत में स्थिति कमोबेश वैसी ही बनी हुई है, विश्व में स्थिति कमोबेश वैसी ही बनी हुई WTO के अंतर्गत। अगला जो मुद्दा है वो है टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड या TBT। इसको जरा समझते हैं। टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड का मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई चीज़ आयात करते हो कहीं से, मान लीजिए इंडिया में कोई चीज़ आयात करते हैं हम, तो हम उस पर ये उम्मीद करते हैं कि जो हम वस्तु आयात कर रहे हैं उसकी कुछ गुणवत्ता हो। अब जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए बात करें, मोबाइल। अब मोबाइल में हम ये कहें कि जो मोबाइल हम आयात करेंगे उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। अब कोई कहे कि हमें मोबाइल ऐसा चाहिए, हम सिर्फ वही मोबाइल आयात करेंगे जिसका ग्लास अनब्रेकेबल हो, ग्लास टूटे ही ना, ऐसा कुछ ग्लास होना चाहिए प्लास्टिक मिला हुआ कि ग्लास टूटे ना। आपके यहाँ मोबाइल, उस पर जो है कुछ छोटी सी चीज भी गिर जाए तो ग्लास टूट जाए, वो चलेगा, जो आपके यहाँ उत्पादन होता है। बाहर से आपको ऐसा चाहिए जो ग्लास कभी ना टूटे। तो जाहिर सी बात है, आप जो नियम बना रहे हो वो है जहां पर आप जानबूझ के बाजार को कुरूपित कर रहे हो। या तो आपके यहाँ वैसे उत्पाद बन रहे होते पहले से। अब से गाड़ियां हैं, आपके यहाँ एयर बैग ले दे के 2 आते थे, अब जाके 6 आपने शुरू किया, और आप कहें कि हम आयात सिर्फ उन्हीं गाड़ियों करेंगे जिसमें 9 एयर बैग होता हो कम से कम। तो फिर तो 9 एयर बैग तो बहुत कम कंपनियां ही बहुत कम मॉडल्स में ही बनाती हैं, उससे कीमत बहुत बढ़ जाती है, कीमत बहुत बढ़ जाती है। प्लस आपने ऐसा कुछ बना दिया कि भाई पेंट जो है, पेंट में थोड़ा टॉक्सिक सब्सटेंस मिलाया जाता है, पेंट में थोड़ा जहरीला पदार्थ होता है, हम वो पेंट एक्सेप्ट करेंगे जिसमें बिल्कुल टॉक्सिक सब्सटेंस ना हो, या जो है जो गद्दी हो उसमें इस तरह का प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया हो, और आपके यहाँ जो गद्दी है उसमें वाकई प्लास्टिक बंधा होता है। सोचिए, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है लेकिन गाड़ियों में अभी भी प्लास्टिक लग के आ रहा है। ये मुझे अजीब समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। सिंगल प्लास्टिक बैन है और गाड़ियों में जो प्लास्टिक है वो जरा ध्यान से देखिए, वो भी सिंगल यूज ही तो है, उसका दोबारा यूज क्या है? किसी की नजर नहीं जा रही। मुझे इन्वायरमेंटलिस्ट पे कभी कभी गुस्सा आता है कि कहाँ हो भाई, इस पे PIL क्यों नहीं? अब तक PIL नहीं आया। और अगर आप लाखों में गाड़ियां निकाल रहे हो, एक एक गाड़ियों की पैकेजिंग को आप ध्यान रखिए, कितना सिंगल यूज प्लास्टिक आप यूज कर रहे हो, कोई बात नहीं कर रहा उसकी कि जो है इतना बड़ा सिंगल यूज। और मैक्रॉन 120 से ऊपर तो नहीं होगा मेरे ख्याल से वो, और वो उसका तो डबल यूज हो भी नहीं सकता। चलिए बाकी प्लास्टिक का तो फिर भी मैं डबल यूज कर लूँ, उसका तो डबल यूज वैसे भी नहीं हो सकता। तो ये जो चीज़ें हैं बताती हैं भी कि हम कहीं ना कहीं ये सिर्फ साफ साफ नज़रअंदाज करने वाली बात है कि आप चीज़ों की अनदेखी कर रहे हो। सो जैसा भी है, खैर मोटा मोटा अगर हम बात करें तो ये जो नियम है, आप जब भी कोई चीज़ आयात करो तो आप वही नियम लगा सकते हो जो नियम आपके यहाँ लागू किए जा रहे हो, या कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मानक हो, अंतर्राष्ट्रीय मानक हो। आप अपनी तरफ से ऐसी जबरदस्ती चीजें ना लगाइए कि इंजन हम वही यूज करेंगे जिसमें इतना टॉर्क जनरेट होता हो।
अब ऐसी उल्टी सीधे बातें कर दी, इतना टॉर्क हो, इतना एनएम हो, इतना हॉर्स पावर हो, तो वैसे ही लोग परेशान रहेंगे। अब ये मुद्दा थोड़ा टेक्निकल है, इसीलिए डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत एक कमेटी होती है, इसको बोलते हैं टीबीटी कमेटी। अगर कोई देश इस तरह का कोई नियम बनाता है जिससे निर्यातक देश को, जो निर्यात कर रहा था, उसको दिक्कत होती है, तो निर्यातक देश इस मुद्दे को डब्ल्यूटीओ ले जा सकता है कि भाई इन्होंने जो नियम बनाए हैं वो नियम ठीक नहीं है, उन नियमों को में ये परिवर्तन होना चाहिए था, ये अपने हिसाब से नियमों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और उस क्रम में या उस आधार पर अगर चीज़ें बदली जाती हैं तो टीबीटी कमेटी का एक काम होता है। ऐसे बैरियर को आप बोलते हो टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, या तकनीकीगत बाधाएं, व्यापार की तकनीकीगत बाधाएं। इस तरह के मुद्दों को टीबीटी कमेटी को भेजा जाता है और उनके दिए गए इनपुट्स के आधार पर, वो जो बताते हैं उस इनपुट के आधार पर आगे जो है विवाद निपटारा किया जाता है कि भाई इसका क्या विकल्प निकल के आएगा। ये टीबीटी कमेटी की बात है। ठीक ऐसा ही होता है लगभग एसपीएस कमेटी में, जिसको हम बोलते हैं सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, एसपीएस। सैनिटरी का मतलब सैनिटरी फाइटो सैनिटरी दरअसल जुड़ा हुआ है खाने पीने की चीज़ों से। जो अब जैसे भी शायद आप सबने भी सुना हो, मैंने पीछे भी जिक्र किया था आपका, जो है केप टाउन में अभी एक खबर आई, बड़ी खबर थी और बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है वो। केप टाउन में खबर है, एक दिन केप टाउन में सुबह सुबह इतनी तेज बदबू पूरे शहर में थी कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया, इतनी तेज बदबू थी। केप टाउन में इस तरह की बदबू आम है क्योंकि केप टाउन बंदरगाह है और मिडिल ईस्ट के लिए एक कनेक्टिंग लिंक भी है वो। तो ज़्यादातर जो एशिया से चीज़ें जा रही हैं, उधर से जो चीज़ें आ रही हैं, वो कनेक्टिंग लिंक है केप टाउन में। पर उस दिन बदबू कुछ ज़्यादा ही थी, असहनीय थी। जब पता किया गया तो पता चला एक जहाज जो है, जो मिडिल ईस्ट के लिए, मध्य एशिया के लिए जानवर ले जा रहा था, क्योंकि रमज़ान का महीना था तो जानवर वहाँ पे जो खाए जाने थे उनको ले जा रहे थे वो। तो लेकिन उन जानवरों को सही तरीके से रखा नहीं गया था। मतलब जो प्रक्रिया होनी चाहिए ना कि हाँ भाई जानवर डिफिकेट कैसे करेगा, यूरिनेट कैसे करेगा, वो सारी चीज़ें उसको सही तरीके से मानकों के अंतर्गत नहीं किया गया था। लगभग जानवर को आपने एक बक्से में पैक कर दिया था और उसी में ही वो बदबू बहुत तेज़ी से आ रही थी। और चूंकि केप टाउन में उसको रिफिल कर रहे थे वो, तो वो जब उन्होंने बॉक्स खोला तो एकदम से बदबू जो है पूरे जो है शहर में फैली। हालांकि मिडिल ईस्ट में जिन देशों में जाना था उन्होंने तुरंत कंसाइनमेंट को रद्द किया कि भाई देखिए हमारे लिए ये थोड़ा सा, आप जानते हो वहाँ पर धर्मों के हिसाब से होता है कि भाई झटका नहीं खाना है या हलाल नहीं खाना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अब जो ऐसी कोई खाद्य पदार्थ है, अब जैसे मान लीजिए आप जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, तो उसमें मानक होने चाहिए कि भाई कैल्शियम के एडिशनल इनपुट्स ना किए गए। अगर आप अलग से कैल्शियम देते हो, या मान लीजिए दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें मेलामाइन अलग से मिलाते हो आप, मेलामाइन कंसनट्रेट आता है, उसको आपने दूध में मिला दिया, दूध देखने में इतना बढ़िया लगेगा, इतनी बढ़िया मलाई जमेगी, लेकिन वो आपके लिए तो बहुत हानिकारक है। तो इन तरह की चीज़ों पर खाद्य पदार्थ, या मान लीजिए जैसे भारत के बहुत सारे खाद्य पदार्थ यूरोप में नहीं लिए जाते क्योंकि हम इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं कि वो फर्टिलाइजर उस खाद्य पदार्थ में भी रहता है, इसको यूट्रोफिकेशन बोलते हो आप। तो इन सब के चलते ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये बहुत निर्णायक हो जाता है कि जो है इस तरह के जितने भी मुद्दे हैं उनको हम उठाएं। एसपीएस के अंतर्गत हर देश का अधिकार है। अच्छा, खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य पदार्थों के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए, इस साल एक बहुत बड़ी घटना भी है जो प्रीलिम्स के लिहाज से मैं उसको महत्वपूर्ण मान रहा हूँ, हालांकि अतिरिक्त जानकारी है ये खाद्य पदार्थों के लिए कि खाद्य पदार्थ कितना सेफ है, किस तरह से होना चाहिए, उसका मानक क्या होना चाहिए। इसके लिए 1963 से ही एक संस्था काम करती है वैश्विक स्तर पे। वो संस्था बनाई गई है एफएओ और डब्ल्यूएचओ द्वारा, जिसका नाम है कोडेक्स एलिमेंटेरिस। कोडेक्स एलिमेंटेरिस एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। कोडेक्स एलिमेंटेरिस ये डब्ल्यूएचओ और एफएओ द्वारा मिलकर बनाई जाती है। ये एक तरह से दुनिया में खाद्य पदार्थों, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज दोनों, खाद्य पदार्थों का मानकीकरण करते हैं कि कितना सेफ है वो खाद्य पदार्थ। इसीलिए इसको फूड चार्टर भी कहा जाता है, फूड चार्टर।
तो ये फूड चार्टर निर्धारित करते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरिस दुनिया के लिए। अभी खबर ये है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, हालांकि मैंने पीडी 365 में इसका जिक्र भी किया था कि भारत को काम दिया है कोडेक्स एलिमेंटेरिस ने कि मोटा अनाज का मानकीकरण आप करो। भारत कोडेक्स एलिमेंटेरिस का प्रारंभ से ही हिस्सा है, शुरुआत से ही भारत उसका सदस्य रहा है। तो हमें ये काम दिया गया है कि आप मोटे, क्योंकि मोटा अनाज ज़्यादा ही होता है, मोटे अनाज का मानकीकरण करो कि मोटे अनाज में क्या होना चाहिए, क्या उसके घटक होने चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो मोटे अनाज का मानकीकरण करेगा जो है भारत। ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि, क्योंकि भारत में मैंने अभी आपसे पीछे भी कहा था कि अगर आपको निर्यात बढ़ाना है तो कृषि उत्पाद पे काम करना होगा। कृषि उत्पादों में मोटा अनाज भारत के लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। बल्कि अगर मैं थोड़ा दूर जाऊं तो मोटा अनाज को हम आधार बना सकते हैं कि जिन जिन देशों में मोटा अनाज होगा वो चाहे तो रुपए में पे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आपने कहा अफ्रीका के देश को हम खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं, वो रुपए में पेमेंट करें, तो अफ्रीका किसी और देश से रुपया एक्सेप्ट करने लगेगा क्योंकि उसे मालूम है कि इससे वो खाना खरीद सकता है। ऐसा ही कुछ किया था अमेरिका ने। तो अब बिल्कुल सही समय, जाहिर सी बात है आसानी से लोग करने नहीं देंगे, पर इसी में रास्ता बनाना होगा। रास्ता ऐसे ही बनता है, इसी में छोटे छोटे स्टेप्स आप इकट्ठा करते हो। आपको मालूम है, शायद जानते ही हैं आप, कि हमने परमाणु बम भी ऐसे ही बनाया था, छोटे छोटे घटक में ले गए थे एक एक जीप में। कौन मानेगा कि एटम बम हमने जीप में ले जाके बनाया था और उसका डेटोनेटर टिफिन बॉक्स में गया था छुपाने के लिए। डेटोनेटर को हमने टिफिन बॉक्स में छुपा के ले गए थे, क्योंकि टिफिन बॉक्स उसमें आता नहीं है। तो हम तो इसके चैंपियन रहे हैं जुगाड़ के, हमें कोई चिंता नहीं है, विक्रम साराभाई से लेके आज तक। तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए कि हाँ, हम आप रुपए में हमें पेमेंट कर देना, बाजरा हमसे खरीद सकते हो, ज्वार हमसे खरीद सकते हो। तो अफ्रीका फिर बाकी देश से, जैसे मान लीजिए हमने चाइना रूस से भी डील किया है, अब अफ्रीका रूस के बीच में जो व्यापार होगा, रूस फिर अफ्रीका को रुपया दे देगा, वो रुपया हम ले लेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे मानकीकरण किया जा सकता है। ईरान फिर देना चाहेगा अफ्रीका को, ईरान के पास बहुत सारा रुपया है। ईरान और इंडिया जो है रुपए में और जो है तोमान में लेन देन करते हैं, ईरान की करेंसी तोमान। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ों पे काम किया जाना चाहिए। और भारत के पास एक जेन्युइन मौका है इस समय अपने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने का, कोडेक्स एलिमेंटेरिस के इस अधिकार के अंतर्गत। खैर, एसपीएस में खाद्य सुरक्षा की बातें आती हैं। अगर खाद्य पदार्थ आप कहीं से आयातित कर रहे हो, आपका पूरा अधिकार है कि आप उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें, लेकिन साथ में ये भी सुनिश्चित करना होगा कि कहीं आप ये अनावश्यक रूप से तो आरोपित नहीं कर रहे हो। जैसे पीछे हमारे ऊपर हमने ये मामला उठाया भी था एसपीएस में, हमने मामला उठाया था जी। सर, जैसे भारत के लिए मोटे अनाज निर्धारित करें कि आप इसके मानक तय करेंगे, वैसे अन्य देशों के लिए भी है? हाँ बिल्कुल, जहाँ पर जिनका ज़्यादा उत्पादन है उनसे इनपुट्स लिए जाते हैं। वो इनपुट फाइनल नहीं होगा, ऐसा नहीं कि अपने मन से कर सकते हैं आप, उसका वो चेक एंड बैलेंस करेंगे। लेकिन ज़्यादातर हम मानक जो क्योंकि कोडेक्स एलिमेंटेरिस क्या करता है, वहीं से उनसे पूछता है कि आपके एग्रोक्लाइमेटिक सिचुएशन में, आपके एग्रोक्लाइमेटिक जोन में किस तरह का उत्पादन होता है या हो सकता है, आप उसे हमें बताइए और उस हिसाब से हम आगे निर्णय लें। तो वो मानकीकरण, जैसे अभी हमने वही बात आपको बताया, चाय है। अब भारत में चाय का जो उत्पादन होता है, चाय की जो कर्लिंग होती है वो बैक्टीरिया द्वारा कराई जाती है। चाय हरी रंग का पत्ती होती है, फिर उसको काले रंग की कैसे हो जाती है और गोल कैसे हो जाती है, उसके लिए एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है जो चाय की कर्लिंग करता है और वहां से चाय काले रंग की हो जाती है। अब उस बैक्टीरिया के इस्तेमाल के समय ही कुछ तत्व स्वाभाविक रूप से चाय की पत्ती में आ जाते हैं। अब ये हमारा एग्रोक्लाइमेटिक सिचुएशन, हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया है, ये स्वाभाविक है। अभी यूरोप में जब उन्होंने हमारे चाय की पत्ती को जो है आयात करने से मना कर दिया था, तो हम मामला ले गए थे एसपीएस में कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ये तो स्वाभाविक बात है। तो फिर वो हमारे पक्ष में आया निर्णय कि हाँ नहीं नहीं, उनको खरीदना होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो अलग अलग देशों की, क्योंकि कोई भी कृषि उत्पादन एक एग्रोक्लाइमेटिक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, तो वो हमें ध्यान रखना होगा कि वो मानक वहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं।
तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो जो आपका एसपीएस समिति है वो क्या देखता है, खाद्य पदार्थों से जुड़े मुद्दों को। तो अगर कोई शाकाहारी या मांसाहारी खाद्य पदार्थ है तो उसमें कितना केमिकल होना चाहिए, कितना सेफ है वो जैविक रूप से, रेडियो एक्टिव रूप से। अब जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, हम फर्टिलाइजर का जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से एक बड़ी दिक्कत ये आती है कि हमारे यहाँ फर्टिलाइजर में फास्फोरस हमें जहाँ भी मिलता है, फास्फोरस के साथ कैडमियम मिलता है, और कैडमियम कैंसर क्रिएट करता है। तो बहुत सारे लोग हमारे चीज़ों को नहीं लेते, उनका अधिकार है और हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको चाहिए, इसीलिए हम पीएम प्रणाम की बहुत बात कर रहे हैं। पीएम प्रणाम क्या है? पीएम प्रणाम यही कह रहा है कि कोशिश ये करिए कि धीरे धीरे हम केमिकल फर्टिलाइजर को कम करें। इसके लिए 3.7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ताकि क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो जाहिर सी बात है एसपीएस मुद्दे में आप बार बार फंसोगे, और आप ऑर्गेनिक खेती अगर आप ज़्यादा करोगे तो आप अच्छा उत्पाद बना पाओगे। इस तरह की चीज़ें जो है एसपीएस मुद्दों में देखी जाती हैं। तो इस तरह से डब्ल्यूटीओ लगातार कोशिश करता है कि हाँ, इन सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाए, इन सभी मुद्दों पर ऐसा विमर्श और ऐसे निष्कर्ष निकाले जाएं जिसमें एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की जा सके, एक ऐसी स्थिति बन सके जिसमें सभी को लाभ होता हो। तो ये मामला था डब्ल्यूटीओ से जुड़ा हुआ। आई होप बात स्पष्ट रही। इसी क्रम में फटाफट अगर हम बात कर लें थोड़ी सी वर्ल्ड बैंक के बारे में भी, ताकि हम इस विमर्श को खत्म कर पाए, और फिर ब्रेक के बाद अगले सेशन पे हम बात करेंगे कृषि के बारे में। फिर तो अगर हम अगला मुद्दा देखें तो जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेटन वुड्स में 3-4 बड़े संगठन आए, उसमें से एक था आईएमएफ, उस पर हम बात कर चुके, डब्ल्यूटीओ हम समझ चुके। ऐसे ही एक संस्थान बना 1944 में जिसका नाम था आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईबीआरडी 1944 में बना, और मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं आईएमएफ में ही कि आईएमएफ का जो सदस्य होगा वो अनिवार्य रूप से वर्ल्ड बैंक का भी सदस्य होगा, और जो वर्ल्ड बैंक का सदस्य होगा वो अनिवार्य रूप से आईएमएफ का भी सदस्य होगा। आईएमएफ में मैंने आपको बताया था 190 सदस्य हैं, तो निसंदेह वर्ल्ड बैंक में भी 190 सदस्य हो जाते हैं। आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, क्या करता है? देशों को ऋण देता है। किस लिए? देशों को ऋण देता है ताकि वे अपनी विकासात्मक गतिविधियां कर पाएं। किसी भी विकासात्मक कार्य के लिए जो है वर्ल्ड बैंक ऋण देता है, आईबीआरडी ऋण देता है। किन देशों को? आईबीआरडी उन देशों को ऋण देता है जो इस ऋण की अदायगी कर सकते हो, जो सक्षम हो, जो ऋण की अदायगी करने में सक्षम हो, उन देशों को ऋण दिया जाता है आईबीआरडी द्वारा। ये ऋण किस क्षेत्र में हो सकता है? किसी भी क्षेत्र में। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, महिला सशक्तिकरण है, स्वच्छता है, पेयजल है। एसडीजी आपने पढ़ी है? एसडीजी के 17वां क्षेत्र में दिया, 16वां मतलब 17वां तो आईबीआरडी खुद वो काम ही कर रहा है। सो एसडीजी के 16 क्षेत्रों में किसी भी क्षेत्र के संदर्भ में वर्ल्ड बैंक पैसा दे सकता है, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि इत्यादि। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक का जो उद्देश्य है वो ये है कि 2030 तक संपूर्ण गरीबी को समाप्त करना है। संपूर्ण गरीबी का मतलब, संपूर्ण गरीबी का आशय ये है कि जब बिल्कुल ऐसे गरीब जो जिनके पास मूलभूत चीजें भी ना हो, तो संपूर्ण गरीबी को वर्ल्ड बैंक 2030 तक समाप्त करने की बात करता है। वर्ल्ड बैंक की परिभाषा के अनुसार संपूर्ण गरीब से मतलब $2.15 प्रतिदिन से कम खर्च करने वाले। अगर एक व्यक्ति प्रतिदिन $2.15 पीपीपी आधारित इससे कम खर्च करता है तो उसको आप संपूर्ण गरीब कहते हो। ये 2023 से ये परिभाषा है। इससे पहले ये परिभाषा जो है $1.9 थी। अगर कहीं ये लिखा मिले तो गलत नहीं है, वो भी सही है, पर वो 2023 से पहले था। इस प्रकार $2.15 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अगर उससे कम खर्च करते हैं तो आप उसे संपूर्ण गरीबी कहते हो। वर्ल्ड बैंक चाहता है कि 2030 तक ये समाप्त हो जाए, और इसके लिए वो देशों को विकासात्मक गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। ये ऋण लंबे समय के लिए होते हैं, स्वभावतः लंबे समय के लिए होते हैं, इसमें अवसंरचना का निर्माण है इत्यादि इत्यादि। पर आईबीआरडी सिर्फ उन्हीं देशों को ऋण देता है जो ऋण की अदायगी कर सकते हैं। सवाल ये, आईबीआरडी के पास पैसा कहाँ आता है, कहाँ से आता है? आईबीआरडी अपने बॉन्ड जारी करता है, बॉन्ड जारी करता है, और उन बॉन्ड्स को विकसित देश खरीदते हैं। विकसित देश, वहाँ के बैंक उस बॉन्ड को खरीदते हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए, ऐसे समझिए आप कि इनफैक्ट ये थोड़ा सा अब चीज़ें बदल रही हैं,
भारत भी अब वो देश नहीं रहा जो 1950-60 में था, चीजें बदल गई हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है भारतीयों को थोड़ा ये बात भी समझनी चाहिए। मजेदार बात पता है क्या? आपके यहाँ का काला धन जाता है स्विस बैंक में। स्विस बैंक उन्हें गारंटी देता है कि हम आपका नाम जाहिर नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए, और जहां आप कहोगे वहां आपको पैसा दे देंगे। इसलिए हर देश से काला धन कहाँ जा रहा है? स्विस बैंक में। स्विस बैंक इससे क्या करता है? वर्ल्ड बैंक को कर्जा देता है 2% पे। फ्री में पैसा आया हुआ है, 2% पे कर्जा देता है। मैं फ्री में इसलिए कह रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक आपको पैसा रखने के लिए पैसा देता नहीं, बल्कि चार्ज करता है। तो आपने उनके पास बहुत सारा पैसा रखा दिया, अब इस पैसे से वो वर्ल्ड बैंक को कर्जा देते हैं 2%, 3% पे। फिर उस वर्ल्ड बैंक से आप कर्जा लेते हो 5% पे, 4% पे। देख रहे हैं आप ही का पैसा घूम के कैसे आपको आ रहा है, और वो तरक्की करते जा रहे हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार पर नई सोच की जरूरत है। इस पे राजनीतिक से बजाय इसके आर्थिक व्याख्याओं की ज्यादा जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है कि आपको इसकी आर्थिक व्याख्याएं करना ज्यादा जरूरी है। कि इससे लोगों को समझना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो पैसा जमा करा रहे हैं, कि इससे बड़ा लाभ हो रहा है, आप ही को नुकसान हो रहा है, उल्टा आप ही तो पैसा महंगा आ रहा है। लेकिन जो भी है वो एक अलग विषय है, यहाँ पर वो नहीं, क्योंकि मुद्दा यहाँ पर दूसरा है। पर वर्ल्ड बैंक को कर्जा देते हैं तमाम विकसित देश। कैसे? वर्ल्ड बैंक बॉन्ड जारी करता है, उनको ये खरीदते हैं, और बहुत सस्ते दर पे बॉन्ड होता है वर्ल्ड बैंक का। और वर्ल्ड बैंक का बॉन्ड AAA रेटिंग का है, मतलब वर्ल्ड बैंक का बॉन्ड कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। 1949 से ही AAA रेटिंग उसको S&P ने भी दिया हुआ है, मूडी ने भी दिया हुआ है, हित समूह ने भी दिया हुआ है। मतलब वर्ल्ड बैंक डिफॉल्ट नहीं करेगा। ऐसे में जाहिर सी बात है वर्ल्ड बैंक आपको कर्जा देता है, तो वर्ल्ड बैंक उनसे 1% पे लोन पाता है, 2% पे, आपको 5% पे कर्जा दे रहा है। 3% वर्ल्ड बैंक का मुनाफा है, मोटा मोटा। कुछ लोग नहीं दे पाएंगे तो भी 2% का मुनाफा है, और ये मुनाफा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, क्योंकि करोड़ों डॉलर्स में कर्जा जा रहा है, मिलियंस और बिलियंस में कर्जा दिया वर्ल्ड बैंक ने। ऐसे वर्ल्ड बैंक का मुनाफा भी बढ़ रहा है। आई होप आपको बेसिक लॉजिक समझ में आ रहा है। ये वर्ल्ड बैंक का मुनाफा बढ़ रहा है, और IBRD के अंतर्गत वर्ल्ड बैंक कोशिश करता है सभी देशों को विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध कराने की। एक चीज और मजेदार बात है, वर्ल्ड बैंक जब ऋण देता है, कहानी यही खत्म नहीं हो रही बॉस। वर्ल्ड बैंक जब ऋण देता है तो आप उस पैसे का करते क्या हो? भारत उस पैसे का करेगा क्या? मशीन खरीदेगा। मशीन बनती कहाँ? अमेरिका में। और अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक को पैसा दिया कि भारत को कर्जा दो, वो अपना मशीन भी बेच रहे हैं आपको, वो अपना मशीन भी बेच रहे हैं। इसलिए ये थोड़ा पेचीदा मामला है, उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं जितना लगता है। खैर, इस जो है वर्ल्ड बैंक IBRD के अंतर्गत ये ऋण उपलब्ध कराता है। पर ये बार बार बात हो रही थी कि चलिए ये तो उन देशों को आप दे रहे हो ना जो रीपे कर सकते हैं, उन देशों का क्या जो अभी रीपे नहीं कर सकते, बहुत गरीब हैं, उनको आप क्या करोगे? उनके लिए क्या विकल्प है? इसी वजह से 1961 में एक संस्था आई, उसको नाम दिया गया IDA। इसीलिए आप हमेशा सुनते हो IBRD और IDA को मिलकर वर्ल्ड बैंक बनता है। IDA का मतलब है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, डेवलपमेंट एसोसिएशन। 1961 या कुछ लोग 1960 कहेंगे। मैंने जब भी इस तरह के ईयर्स यूज किए तो मैं फंक्शनल कब से है उसकी बात करता हूं। सो जो है IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के रूप में जाना। ये किसको कर्जा देता है? उन देशों को जो फिलहाल अपना कर्जा नहीं चुका सकते, लंबे समय के लिए ऋण दिया जाता है, 38+ वर्ष, 38 वर्ष या उससे अधिक के लिए ऋण दिया जाता है, और जरूरत पड़ने पर ग्रेस टाइम भी दिया जा सकता है। 74 देशों को इसका लाभ मिलता है फिलहाल। 74 ऐसे देश हैं जिनको IDA का लाभ मिल रहा है। इनको मिला के आप क्या बोलते हो? वर्ल्ड बैंक। और अगर हम आगे बढ़े तो वर्ल्ड बैंक में पहला ग्रुप ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा है वर्ल्ड बैंक में जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल फिनेंशियल कोऑपरेशन या IFC। IFC बना था 1956 में। इंटरनेशनल फिनेंस कोऑपरेशन, इंटरनेशनल फिनेंस कोऑपरेशन ये क्या करता है? ये कर्ज नहीं देता, लेकिन तमाम कर्जों की गारंटी लेता है। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले सेशन में बताया था कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग
या बाह्य वाणिज्यिक उधारी जब आप लेते हो तो आपके पास एक विकल्प ये भी होता है कि आप आईएफसी के पास जाओ, आईएफसी उसकी गारंटी ले, तो आपको अपनी स्थानीय करेंसी में बाहर से कर्जा मिल जाएगा। तो इंडिया का कोई होगा उसको रुपए में कर्जा मिल जाएगा, जिसको आप मसाला बॉन्ड बोलते हो। जापान का कोई होगा उसको येन में कर्जा मिल जाएगा, जिसको समुराई बॉन्ड बोलेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो आईएफसी क्या करता है? आईएफसी विभिन्न प्रकार के ऋणों की गारंटी लेता है, ताकि तमाम विकासशील देशों को, वहां की कंपनियों को, वहां की फर्मों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो पाए। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि अगर आईएफसी आसानी से ऋण उपलब्ध कराएगी तो वो कंपनी आगे प्रोग्रेस करेंगी, जॉब मिलेगी तो लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आएंगे, तो उनका जो अंतिम उद्देश्य वो पूरा होगा। आईएफसी भी जो है एक संस्था है। फिर एक संस्था है मीगा, जिसको आप बोलते हो मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी या मीगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी या मीगा। अब मीगा क्या है? मीगा क्या करता है? मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी या मीगा, ये अब जैसे मान लीजिए अफ्रीका है, अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जहाँ पे बहुत सारा स्रोत है, आप जाके वहाँ व्यवसाय कर सकते हो, वहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी, विकास होगा, डिमांड क्रिएट होगी। भाई जब आप कहीं रोजगार लगाते हो तो वहाँ आसपास के लोगों में खाने के लिए नौकरी मिलती है, आवास महंगा हो जाता है, बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और संरचना का विकास होता है। अब मान लीजिए भारत के लोग जाके अफ्रीका में व्यवसाय करना चाह रहे हैं, लेकिन डर ये है कि अगर कल वहाँ पे बोको हराम फिर से आ गए, तब कोई भी आतंकवादी संगठन आ गया, तब हम क्या करेंगे? हमारा तो पैसा फंस जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक कहता है हम इसकी गारंटी लेते हैं, आप जाओ ऐसे देशों में निवेश करो, अगर आपका पैसा फंसा तो हम उसको कंपनसेट करेंगे। तो मान लीजिए टाटा मीगा के पास जाए और मीगा के गारंटी के बाद अफ्रीका जाए तो टाटा का पैसा नहीं फंसेगा। तो इससे फायदा क्या होगा? अफ्रीका को निवेशक मिल जाएंगे। तो मीगा ये काम करता है। मीगा 1988 से कार्यरत है। और एक पांचवी संस्था भी है वर्ल्ड बैंक में जिसको बोलते हैं आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। आईसीएसआईडी जो है 1966 से कार्यरत है। ये क्या करता है? अगर विभिन्न देशों में जो निवेश किया गया है एक दूसरे देश के द्वारा, मान लीजिए इंडिया का कोई व्यापारी है, उसने किसी यहाँ निवेश किया है, या अफ्रीका का व्यापारी है, उसने कहीं निवेश किया है, उनके बीच में जो विवाद है उसका निपटारा करती है। भारत आईसीएसआईडी का हिस्सा नहीं है। आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक में 5 समूह हैं, भारत पांचों का हिस्सा नहीं। किसका हिस्सा नहीं है? आईसीएसआईडी का। आईसीएसआईडी का भारत हिस्सा क्यों नहीं, उसकी अपनी कहानी है। क्योंकि आईसीएसआईडी 1966 में वो भारत ने उस समय हमारे ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए थे, अमेरिका द्वारा और अन्य देशों द्वारा बहुत सारे सैंक्शंस हमारे ऊपर लगा दिए गए थे क्योंकि पाकिस्तान से युद्ध की वजह से। और उन सैंक्शंस के चलते भारत का ये दृष्टिकोण था उन दिनों में कि जिस तरीके से आप ने सैंक्शन लगाए हैं और जो आईसीएसआईडी के नियम हैं वो कहीं ना कहीं भारत के विरोध में जाते हैं। तब से ये सांकेतिक ही है कि हम आईसीएसआईडी का हिस्सा नहीं हैं। हालांकि कई बार वर्ल्ड बैंक ने निवेदन किया कि आप आइए इसमें जुड़िए नए सिरे से अब, पर तब का इंडिया और था, तब हमारी मजबूरी थी, तब आपने सुना नहीं। अब आपकी मजबूरी हम नहीं सुनेंगे, सिंपल सी बात है ना। चीज़ें बदल गई हैं, कुछ लोगों के दिमाग में हाल फिलहाल के रिजल्ट भी आ रहे होंगे, वो अलग चीज़ हो गई, बट मोटा मोटा स्वाभाविक बात है, ये होता है। इक्वेशंस ऐसे ही बदलते हैं, इसमें कहीं बुरा मानने की बात नहीं है, इक्वेशंस ऐसे बदल जाते हैं। इनफैक्ट जब अजय बागा को बनाया गया वर्ल्ड बैंक का प्रमुख, तो लोगों ने कहा कि शायद एक अलग कोशिश है आईसीएसआईडी में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक समूह का प्रमुख होते हैं वो,
जो वर्ल्ड बैंक का प्रमुख होता है, वर्ल्ड बैंक समूह का प्रमुख होता है, और वो भारत से आना, कहीं ना कहीं भारत के ऊपर एक नैतिक दबाव भी होगा कि आप आईसीएसआईडी में जुड़ें। फिलहाल भारत आईसीएसआईडी का हिस्सा नहीं है। वर्ल्ड बैंक एक काम और भी करता है, हर साल वर्ल्ड बैंक एटलस मेथड का यूज करके, एटलस मेथड का यूज करके देशों को 4 समूहों में बांटता है। उन देशों को 4 समूह में बांटता है। कौन कौन से? निम्न आय वर्ग वाले, निम्न मध्य आय वर्ग वाले, उच्च मध्य आय वर्ग वाले और उच्च आय वर्ग वाले। ये हर साल जुलाई में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आंकड़ा हर साल बदलता है, हर साल ये आंकड़ा बदलेगा, और इसके लिए वो एटलस मेथड का यूज करते हैं। पीपीपी आधारित ये गणना होती है। तो पीपीपी आधारित गणना करते हुए वो बताते हैं कि कौन सा देश जो है इस समय निम्न वर्ग में है, कौन सा देश मध्य वर्ग में है। 4 कैटेगरी हुई, कौन सा? निम्न वर्ग, निम्न उच्च, मध्य जो है निम्न मध्य, उच्च मध्य और उच्च वर्ग। जिसको लोअर इनकम, लोअर मिडिल, अपर मिडिल और हायर इनकम, इन 4 समूहों में देशों को बांटा जाता है पीपीपी आधारित गणना करते हुए वर्ल्ड बैंक द्वारा। वर्ल्ड बैंक बहुत सारे रिपोर्ट्स भी जारी करता है, जिसमें एक रिपोर्ट बहुत चर्चित रही पीछे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 10 घटकों पर आधारित, जो इस समय विधेयक चल रही है कुछ कारणों से। एक अंतर्राष्ट्रीय ऋण का व्याख्या, ऋण सांख्यिकी, इंटरनेशनल डेट स्टैटिस्टिक्स भी वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ये उसके कुछ प्रमुख आप कह सकते हो कि प्रकाशन भी हैं। तो ये कुछ बातें थी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बारे में। और पिछले सेशन में जो लोग इस वीडियो को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे होंगे, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक्सटर्नल सेक्टर वाले वीडियोस को देखें, तब आपको पूरी तारतम्यता, मैंने पूरी कोशिश की कि सारे सेक्टर का ताना बाना आपको एक जुड़ाव के क्रम में उपलब्ध करा पाऊँ, ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बन पाए कि ये क्या है, कैसे काम करता है। इसको यहीं रोकेंगे, यहीं विराम देंगे। अगले सेशन में हम बात करेंगे कृषि संबंधी मुद्दों की, और अगर समय ने अनुमति दी तो खाद्य प्रसंस्करण की बात भी की जाएगी। तो अगले उसमें बात करेंगे कृषि संबंधी मुद्दों की। थैंक यू।